मॉन्स्टर्स ने दुनिया पर हमला कर दिया, जिससे पूरी दुनिया डर और निराशा में डूब गई। लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़े ताकि उस जगह को बचा सकें जिसे वो अपना घर कहते थे। उन्हीं बहादुर लोगों में से एक था इस कहानी का मेन कैरेक्टर कार्सिलियन लियांडियन, जिसने इन मॉन्स्टर्स से बिना डरे लड़ाई की। सालों तक उसने अनगिनत मॉन्स्टर्स को मारा, एक ही तलवार से बॉडीज के ढेर लगाता रहा, और उसके दिल में कभी डर नहीं आया। फिर एक दिन वो लड़ा एरन के स्टेप ब्रदर से। वो लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन आखिरकार उसने उस कमीने को भी हरा दिया। लेकिन इस लड़ाई के बाद वो खुद भी मर गया। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसकी सोल जब खाली अंधेरे में भटक रही थी, तब उसकी मुलाकात हुई एक इंसान से जो अर्थ नाम के प्लैनेट से था। उस लड़के का नाम था सीओ डोजान, जो किसी अनजानी वजह से मरने ही वाला था। मरने से पहले डोजान की बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी वनियन से, लेकिन वनियन ने बिना सुने ही साफ मना कर दिया। आखिर वो खुद मरकर चैन चाहता था। उसने अपना देश मॉन्स्टर्स को खो दिया था, अपने सारे करीबियों को खो दिया था, और आखिर में एक बुरी मौत मरा था। पर एसियो दोजन भी जीना नहीं चाहता था। बस वो चाहता था कि उसका फैमिली अच्छे से जी सके। ये सुनकर आखिर वैनियन ने उसकी बात मान ली। दोजन खुश हो गया और बोला कि बस उसका फैमिली सेफ रहना चाहिए। अब वैनियन ने ये जिम्मेदारी ले ली और खुद को पाया अर्थ पर, उस टीनेज लड़के डोजन के शरीर में। अब उसका मिशन था नामसन गेट में घुसना, जो सी रैंक का था। वहां सिर्फ रजिस्टर्ड हीरोज ही जा सकते थे। ऑटोमेटेड मशीन बार बार उसका आईडी कार्ड स्कैन करने को बोल रही थी, जो उसके पास था ही नहीं। तो वो सीधा सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुस गया और अलार्म बज गया। अंदर पहुंचकर वो मॉन्स्टर ढूंढने लगा। तभी उसकी मुलाकात हुई एक हीरोज की पार्टी से, जिनके पास ऑफिशियल लाइसेंस और परमिशन थी। उन्होंने सोचा ये लड़का शायद भटक कर यहां आ गया है और बोले कि हम भी बाहर निकल रहे हैं, तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। लेकिन डोजान चुप रहा। हीरोज को भी लगा कुछ गड़बड़ है। उसके कपड़े नॉर्मल थे, वो हीरो जैसा नहीं लग रहा था। पोर्टर लोग कैजुअल कपड़े पहनते हैं, पर उसके कपड़े ज्यादा ही सिंपल थे। उसके बैग ने भी सबको शक में डाल दिया। उन्हें लगा शायद ये कोई पोर्टर होगा जिसे उसकी पार्टी छोड़ गई होगी। फिर दोजन ने खुद बोला कि हाँ, उन्हें शक सही है, लेकिन वो खुद यहां आया है, किसी हीरो की पार्टी के साथ नहीं। ये सुनकर एक हीरो ने समझाया कि कई लोग ऐसे ही हीरो बनने का सपना देखते हैं और टीवी एड्स देखकर मॉन्स्टर्स से लड़ने चले आते हैं। लेकिन ऐसे ही रेकलेस होकर गेट्स में घुसना जानलेवा साबित हो सकता है। पहले सर्टिफिकेशन, फिर ट्रेनिंग, फिर टेस्टिंग करनी पड़ती है। और ये गेट सी रैंक का है, रोकीज को तो पहले एफ रैंक गेट आजमाना चाहिए। लेकिन डोजान ने साफ कह दिया कि उसे इन बेकार की एडवाइस की जरूरत नहीं है। हीरोज उसकी कोल्ड टोन सुनकर हैरान रह गए। वो बस मदद करना चाहते थे, लेकिन उनके लीडर ने सबको शांत रहने को कहा। अगर लड़के को मदद नहीं चाहिए तो ठीक है, उसे जाने दो। लीडर को पूरा भरोसा था कि ये किड एक दिन जरूर समझेगा कि समझदार लोगों की बात अनसुनी करने का नतीजा कितना भारी पड़ता है। उसे उम्मीद थी कि डोजान जल्द ही जान लेगा कि ये गेट्स कितने खतरनाक होते हैं, टीवी शोज की तरह ग्लैमरस बिल्कुल नहीं। जल्दी ही डोजान का सामना हुआ एक बड़े ट्रोल से, जो उसे जिंदा निगलने को तैयार था। मॉन्स्टर ने हमला किया, लेकिन वो जमीन पर लगा, क्योंकि ब्रो इतनी तेजी से हिला कि ट्रोल समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी भींची और इतनी ताकत से पंच मारा कि ऑर्क का चेहरा उड़ गया। मॉन्स्टर के खत्म होने के बाद असली मजा शुरू हुआ। लूट का टाइम। सबसे पहले उसने ट्रोल की तलवार उठाई। फिर उसी तलवार से उसके बॉडी को चीरकर एक चमकता जीम स्टोन निकाला। वो एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन था। पहले तो दोजन इन्हें कभी कलेक्ट नहीं करता था, लेकिन इस बार पैसे की तंगी थी, तो उसे मजबूरी में लेना पड़ा। अचानक और मॉन्स्टर्स वहां आ धमके, अपने मरे हुए साथी को देखकर गुस्से में। दोजन ने पलटकर वो जीम स्टोन इतनी तेजी से फेंका कि एक का सिर उड़ गया। बाकी दोनों भी ऐसे दौड़े जैसे मरने का शौक हो, और दोजन भी खुशी खुशी उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने को तैयार था। इधर हीरोज की पार्टी अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रही थी। ऑरेंज बालों वाली लड़की दोजन को लेकर परेशान थी कि कहीं वो मारा न जाए, लेकिन लीडर ने उसे समझाया कि ये मुमकिन नहीं। अगर वो अनऑथोराइज्ड होकर अंदर आया है, तो कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स उसे जल्द पकड़ लेंगे। वो एजेंट्स हमेशा बी रैंक या उससे ऊपर के होते हैं, और ये गेट तो सी रैंक है। यहां वो नहीं मरेगा जब तक वो खुद बेवकूफी करके
मॉन्स्टर्स पर रश न करे। बाल्डी ने भी लीडर की बात मान ली। उसे पूरा यकीन था कि वो घमंडी लड़का डर से कांप रहा होगा और एजेंट से बचाने की उम्मीद कर रहा होगा। लेकिन असल कहानी इसके उलट थी। असल में तो मॉन्स्टर्स खुद डर से कांप रहे थे। दोजान की एक किक से ही उनके सिर उड़ रहे थे। वो इतने फास्ट था कि कोई उसे छू भी नहीं पा रहा था। सबको खत्म करने के बाद उसने उनकी तलवारें उठाईं और सारे मैजिक स्टोन्स निकालकर अपने बैग में भर लिए। लेकिन ऑनेस्टली वो डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि सारे जेम्स लो ग्रेड थे और बस डेड वेट लग रहे थे। तभी एक एजेंट ने उसे देख लिया और अपने साथियों को बुला लिया। सूटेड मैन उसकी तरफ घूरते हुए आए और बोले कि वो गेट कंट्रोल सेंटर से हैं। उसे अपना हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाना होगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसे उनके साथ चलना पड़ेगा। दोजन ने साफ जवाब नहीं दिया, जिससे सूटेड आदमी और टेंस हो गया और कोल्ड तरीके से इंसिस्ट करने लगा कि उसे प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे। इसके जवाब में बस दोजन के चेहरे पर अनॉयंस साफ झलक रहा था। ये बेकार का ड्रामा उसका मूड खराब कर रहा था, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं थी बहस करने की, तो वो बस मुड़ा और वहां से निकलने लगा। जब बातें काम नहीं आईं तो सूट्स ने धमकी दी कि अगर दोजान ने कोऑपरेट नहीं किया तो उसे हैंडकफ कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो फिजिकल फोर्स भी इस्तेमाल होगी। उनमें से एक अधीर आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धमकाने लगा कि अगर उसने बात नहीं मानी तो चोटें उसकी अपनी जिम्मेदारी होंगी। बेहतर होगा कि मामला बातचीत से निपटाया जाए, न कि हिंसा से। लेकिन दोजन अब इनकी बकवास से तंग आ चुका था। उसने उस आदमी का हाथ पकड़कर उल्टा वार्निंग दी कि उसके रास्ते में कांटा मत बनो। ये ठंडी धमकी सुनकर सूट वाला आदमी डर गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बाकी दोनों ने तुरंत अपने मैजिक इन्फ्यूज्ड बैटॉन्स निकाल लिए। ये ग्रेड 4 मैजिक स्टाफ्स थे, जिनसे ऑर्क जैसे मॉन्स्टर को काबू किया जा सकता था। लेकिन डोजान पर इनका कोई असर नहीं होना था। उसने उस आदमी का हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि वो दर्द से चिल्लाने लगा। ब्रो ने आखिरी वार्निंग दी, अगर इज्जत बचानी है तो अभी निकल लो। लेकिन ड्यूटी बाउंड सूट्स को आखिर फाइट करनी ही पड़ी। उन्होंने स्टाफ से हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोई स्ट्राइक कामयाब नहीं हुई। दोजन ने पीछे से एक पर क्रशिंग ब्लो मारा, फिर दूसरे को पेट में। अब बचा आखिरी आदमी, ग्लासेस वाला। वो पहले से ही पैनिक में था। दोजन उसकी आंखों के सामने गायब हो गया और फिर अचानक उसके पेट में पंच मारा, जिससे वो दर्द से पीछे लड़खड़ा गया। अब दोजन तंग आ चुका था इन बेवकूफ एजेंट्स और उनकी पीछा करने की आदत से। इसीलिए उसके दिमाग में पहली बार आया कि शायद हीरो रजिस्ट्रेशन कर लेना ही ठीक होगा। एजेंट ने समझाया कि अगर वो शेडी या इलीगल कामों से बचे तो कोई एजेंट उसका पीछा नहीं करेगा। तब दोजान ने पूछा, ये रिफ्ट क्या है? ये सवाल सुनकर एजेंट हक्का बक्का रह गया। इस दुनिया में कई पैसेजेस हैं जो दूसरी दुनिया से जुड़े हैं, जहां अजीब मॉन्स्टर्स रहते हैं। इन पैसेजेस से मिलने वाले जेमस्टोन्स एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन पर सरकार का पूरा कंट्रोल है। गवर्नमेंट के अंडर में और हीरोज के लिए खुले पैसेजेस को गेट्स कहते हैं, लेकिन जो पैसेजेस कंट्रोल में नहीं होते वो रिफ्ट्स कहलाते हैं। दोजन को गुस्सा आता है कि चाहे वो किसी भी गेट से गुजरे, ये सूट्स उसका पीछा करके ट्रेसपासिंग का आरोप लगा देते हैं। एजेंट ने समझाया कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड हीरो गेट में घुसता है तो सिस्टम अपने आप नोटिफाई करता है और पास ही मौजूद एजेंट्स तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कोई रिफ्ट में घुसा तो सीधा सख्त सजा मिलेगी, बिना वार्निंग और बिना डील के। दोजान ने एक भी वर्ड नहीं सुना। उसने एजेंट का चेहरा पकड़ा और उसे ऐसे फेंका जैसे कोई कचरे का बैग हो। एजेंट अब पछता रहा था कि उसने हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ये मामला उसकी क्षमता से बाहर था। जाने से पहले दोजन ने आखिरी बार उस एजेंट को देखा जो फ्रैक्चर्ड आर्म के साथ जमीन पर पड़ा था और गुस्से में धमकी दे रहा था कि वो दोजान को पकड़कर जेल में डलवाएगा। सीन शिफ्ट होता है सोल गैस एंड डिजिटल कॉम्प्लेक्स, ग्वाम चौन डिस्ट्रिक्ट में। ये विशाल बिल्डिंग अब हीरो कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती है। यहां मैजिक स्टोन्स और गेट्स से मिली हर चीज की ट्रेड होती है। आजकल ये जगह पहले से भी ज्यादा बिजी है और यहीं डोजन एक स्टोर की तरफ बढ़ता है जो मैजिक स्टोन्स खरीदने और बेचने का काम करता है। जैसे ही डोजन शॉप में घुसा, सामने बैठा एक जेनजी कमीना इंस्टा रील स्क्रॉल करने में बिजी था। दोजन ने बोला कि उसे कुछ मैजिक स्टोन्स बेचने हैं। शॉप ओनर ने तुरंत अपनी दुकान का लेक्चर देना शुरू कर दिया। बोला, ये ब्रांच पूरे देश में सबसे हाई प्राइस देती है। दोजान ने बिना टाइम वेस्ट किए सारे लो ग्रेड जेम्स जो मॉन्स्टर के खून से लथपथ थे काउंटर पर फेंक दिए। ओनर का चेहरा बिगड़ गया जैसे उसे पीछे से चपत लगी हो।
स्टोन्स पर लगा खून देखकर वो लिटरली घिन खा गया। फिर भी उसने कुछ बोला नहीं और ट्रांजैक्शन आगे बढ़ा दिया। उसने पूछा कि जब तक स्टोन्स प्रोसेस हो रहे हैं, दोजन कॉफी लेना चाहेगा। थोड़ी देर बाद दोजन कॉफी साइप कर रहा था और वो बास्टर्ड ओनर ध्यान से स्टोन्स साफ कर रहा था। कुछ देर बाद हिसाब निकला। 12 लो ग्रेड स्टोन्स, 16 मीडियम ग्रेड और साथ में 5 अपर और लोअर ग्रेड स्टोन्स। कमीशन काटने के बाद दोजन को लगभग 5.5 करोड़ वन मिलना था, लेकिन 40% कमीशन? ब्रो को ये बहुत अनफेयर लगा। हंट उसने किया, टाइम उसने वेस्ट किया, और ये कमीना आधे पैसे खाने बैठा है। ओनर ने फेक प्राइड में बोला कि वो तो जेनरस है, वरना बाकी सभी दुकान वाले 45% या उससे ज्यादा लेते हैं। इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने कह दिया, अगर प्राइस पसंद नहीं तो अपने स्टोन्स वापस ले जाओ, कहीं और ज्यादा नहीं मिलेगा। दोजान बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत स्टोन्स वापस बैग में भरने शुरू कर दिए। ये देखकर बास्टर्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अप्रेजल और कॉफी का पैसा देगा। 30,000 अप्रेजल, 10,000 कॉफी और ऊपर से एक्सपेंसिव टॉवल जो खून से गंदा हो गया, उसका चार्ज। कुल मिला के उसने बोला कि दोजान पर 3,50,000 वन बनता है। लेकिन दोजान ऐसी बेवकूफ़ी मानने वाला नहीं था। शॉप ओनर ने फिर डराने की कोशिश की कि उसके पास सी क्लास हीरोज गार्ड में है। तभी पीछे के दरवाजे से 3 मसल वाले अंदर आए और रेडी हो गए लड़ाई के लिए। डोजन ने ओनर को ऐसे ग्लेयर मारा कि हवा हैवी हो गई। कट होता है सीन और दिखता है वही ओनर जो अभी तक हीरो बनने का नाटक कर रहा था, अब पसीने पसीने और डर से कांप रहा था। रीजन? दोजन ने उसके तीनों गार्ड्स को पिग्स की तरह धराशायी कर दिया था, वो भी बिना ज्यादा एफर्ट। अब साफ था कि असली एमसी कौन है। दोजन फिर काउंटर पर कामली आया और बोला, कमीशन 1% कर दे। ओनर की हालत ऐसी थी कि कोई सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं बची। डील ऐसे स्मूथ सेटल हो गई और दोजन मोटी रकम लेकर बाहर निकला। घर पहुंचने पर उसकी दादी और बहन पैसों का बंडल देखकर दंग रह गईं। ग्रैंडमा पा को शक हुआ कि कहीं ये नकली नोट्स तो नहीं। दोजन ने तुरंत झूठ बोल दिया कि ये पैसा उसने एक दोस्त को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन दिया था और वो बिजनेस हिट हो गया। ग्रैंडमा को शक था कि दोजन का दोस्त भी है या नहीं, लेकिन उसने आगे पूछताछ बंद कर दी। उधर छोटी बहन अपने भाई पर फीदा हो गई। प्राउडली बोली कि अब उनका फैमिली रिच है। दोजान ने उसे प्यार से पैट किया और फ्यूचर के लग्जरी लाइफ के सपने दिखाए। छोटी बहन खुशी से उछलने लगी। उसे इतना खुश देखकर दोजान को महसूस हुआ कि वो सच में प्रोग्रेस कर रहा है, उस वादे को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है जो उसने कभी किया था। अब कहानी यहां और भी पर्सनल हो रही है। दोजान याद करता है उस असली बॉडी के मालिक की आखिरी इच्छा। मरने से ठीक पहले उसने दादी और अपनी हाफ सिस्टर यूनियोंग की सेफ्टी और हैप्पीनेस की दुआ मांगी थी। वो बेचारा आखिरी पल में गायब हो गया और दोजान ने जब आंखें खोलीं तो खुद को एसईओ दोजान की बॉडी में पाया। अब उसका मिशन क्लियर है, इस छोटी फैमिली को सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी दिलानी है। उसका अल्टीमेट गोल है कोरिया का सबसे सुरक्षित घर खरीदना। प्रॉब्लम यह है कि उसकी कीमत है 110 अरब वॉन। लेकिन दोजन को भरोसा है कि पैसे कमाना उसके लिए इश्यू नहीं होगा, बस उसे अपनी ओरिजिनल ताकत वापस चाहिए। ये दुनिया कई मायनों में उसकी डिस्ट्रॉयड दुनिया जैसी है। फर्क बस इतना है कि यहाँ के रिफ्ट्स, गेट्स और मॉन्स्टर्स उसकी पिछली दुनिया की तुलना में थोड़े कमजोर हैं। और जो आदमी अपनी पिछली जिंदगी में सोर्ड गॉड कहलाता था, उसके लिए ये दुनिया लिटरली एक सैंडबॉक्स है। अभी तक वो सिर्फ 10वां हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। विजिटर कहता है कि उसे डोजन से मिलना है। डोजन उठता है और दरवाजा खोलता है। सामने खड़े हैं 2 लोन शार्क के गुंडे। ये लोग उसका पुराना कर्जा वसूलने आए हैं, 48 लाख वन। असलियत ये है कि असली एसईओ दोजन ने अपनी दादी के हॉस्पिटल बिल्स चुकाने के लिए सिर्फ 5 लाख वन उधार लिया था, लेकिन इन हरामियों ने क्रेजी इंटरेस्ट लगाकर अमाउंट को कई गुना बढ़ा दिया। अब वो दोजन के हाल के गेट अर्निंग्स का हवाला देकर उसे कैश देने को मजबूर कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी है, यानी सब लीगल ट्रैप है। लेकिन रीपेमेंट में उन्हें मिला दोजन का जॉ ब्रेकिंग पंच। पहला थग सीधा उड़कर क्रैश हो जाता है। उसका साथी डिसबिलीफ में खड़ा रह जाता है। फिर दोजन उसकी आंखों में घूर कर रिमाइंड करता है उसने ऑलरेडी 9 मिलियन वॉन से ज्यादा रिपे कर दिया है। मतलब हिसाब से तो इन्हें इंटरेस्ट उल्टा उसे देना चाहिए। एक और जोरदार पंच के बाद दूसरा गुंडा लिटरली रोने लगता है। दोजन उससे बोलता है
कि जाकर अपने बॉस को बता देना दोजन खुद मिलने आ रहा है। सीन कट होता है एक शॉपिंग मॉल में। जिंदगी से भरा माहौल। छोटी प्यारी यूनियोंग टेडी बेयर स्टोर में टॉयज देखते हुए चमक रही है। दोजन उसे आज शॉपिंग स्प्री पर लाया है। बोले, जो चाहे ले सकती है। दोजन पहले की तरह ठंडा, रूथलेस नहीं है। असली एसईओ दोजन की यादों ने उसकी इमोशंस को फिर से जिंदा कर दिया है। अब वो जेन्युइनली अपनी हाफ सिस्टर से प्यार करता है और चाहता है कि उसे कभी कमी न महसूस हो। यूनियोंग मॉडेस्टली एक छोटा सा बनी प्लशी चुनती है ताकि ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट न लगे, लेकिन दोजन इंसिस्ट करता है और उसके लिए एक बड़ा सा प्लशी खरीदता है। बोला, आज तुम्हारा दिन है, जो चाहो लो। शॉपिंग के बाद दोनों अच्छे खाने का मजा लेते हैं। तभी किसी अनजान औरत की आवाज आती है, सीओ दोजान। ये एक मोटापे में डूबी मिडिल एज्ड औरत है। पीछे बॉडीगार्ड्स का झुंड। एंट्री लेते ही पहले तो वो दोजान की ड्रेसिंग सेंस पर ताना मारती है। फिर उसकी नज़र यूनियोंग पर जाती है और जहर उगलती है। कहती है कि शायद दोजन ने किसी को नॉकअप करके ये बच्ची पैदा की होगी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ ने उसे इस दुनिया में लाया था। ये बात दोजन के गुस्से को आग लगा देती है। उधर बेचारी यूनियोंग को पता भी नहीं कि ये औरत कौन है और क्यों इतनी बेशर्मी से बकवास कर रही है। औरत फिर बेझिझक यूनियोंग से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? ली यूनियोंग खुद को इंट्रोड्यूस करती है, ली यूनियोंग। ये सुनकर उस औरत को एहसास होता है कि वो दोजन की बहन है, लेकिन आदत से मजबूर वो उसकी कपड़ों पर भी ताना कस देती है, उसे गंदा कहती है। यहां तक कि वो उसकी मर चुकी मां तक को नहीं छोड़ती। ये सब सुनकर दोजन के नर्व्स सच में टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि वो खुद को कंट्रोल कर रहा है, एग्रेसिव नहीं हो रहा। उस औरत को भी हैरानी होती है कि दोजन प्रोवोक नहीं हो रहा। फिर वो औरत हद पार कर देती है। सीधा एक बच्ची से पूछ लेती है कि हार्लट का मतलब क्या होता है। अब पेशेंस खत्म। दोजन टूट जाता है और उसे अगली कहता है, एक ऐसी औरत जो ऑर्क की ट्राइब से बिलोंग करती हो। ये सुनकर वो औरत शॉक में रह जाती है। यहां कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना जरूरी है। दोजान इलेजिटिमेट चाइल्ड था, गरीबी में पला। सिर्फ 7 साल का था जब उसकी मां मर गई। किसी तरह अपने पिता के घर पहुंचा, लेकिन वहां नई पत्नी और बाद में लेजिटिमेट बेटे के जन्म के बाद वो पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। हालात इतने बिगड़े कि उसे घर से निकाल दिया गया। फिर उसने अपनी हाफ सिबलिंग के साथ दादी के घर में पनाह ली। ओरिजिनल दोजन ने बहुत दर्द सहा, लेकिन हमेशा मुस्कान रखी। ब्रो, अब ये सब बदलना चाहता है। औरत असल में उसकी स्टेप सिस्टर है, इसलिए वो अब तक खुद को रोक रहा था, लेकिन अब लिमिट पार हो चुकी है। वो याद करता है कि इस औरत के साथ उसने छत शेयर की थी और ये हमेशा से गंदी, बदसूरत और बेवकूफ रही है। दोजान अब उसकी स्पिरिट तोड़ता है। कहता है वो पूरी तरह से इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भरी है, इसलिए दूसरों को अगली कहकर खुद का गुस्सा उतारती है। हकीकत ये है कि वो गोल्ड डिगर है, ऑब्सेस्ड है दूसरों से। शॉपिंग मॉल का हर शख्स ये सीन देख रहा है। औरत पूरी तरह अनॉयड है और आपा खोने वाली है। तभी दोजन की स्टेप मदर एंट्री लेती है। ये देखकर वो औरत तुरंत अपनी मां के पास जाकर शिकायत करती है कि दोजन ने वर्ड से इंसल्ट कर दिया, लेकिन उसकी मां उसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा हो जाती है और उसे एक कोल्ड ग्लेयर से चुप करा देती है। स्टेप मॉम फिर दोजन की तरफ मुड़ती है और बड़े ग्रेस से ग्रीट करती है। कहती है, घर वापस आओ, टाइम स्पेंड करो। लेकिन दोजान अच्छी तरह जानता है ये सब फसाड है। असली सच ये है कि वही औरत है जिसने उसके 12 साल की जिंदगी को नरक बना दिया था। वो औरत पुरानी बातें छेड़ती है, जिससे दोजान के जख्म हरे हो जाते हैं और पीटीएसडी ट्रिगर हो जाता है। दोजान सीरियस मोड में चला जाता है। कोल्ड टोन में उसे साफ साफ बोलता है, गेट लॉस्ट। ये सुनकर उसकी डिग्निटी चूर चूर हो जाती है। किसी छोटे से ने उसे ऐसे शब्दों से इंसल्ट किया। वो घूमकर निकल जाती है, डिग्निटी का आखिरी टुकड़ा बचाकर। ऑनेस्टली, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोजान इतना शार्प क्लैप बैक करेगा। उसे शक भी होता है कि क्या ये वही लड़का है जो पहले चुपचाप इंसल्ट सह लेता था। उसकी घटिया बेटी भी बॉडीगार्ड्स के साथ निकल जाती है। गार्ड्स पूरे सीन में बस मैनिक्विन्स की तरह खड़े रहे। अब फोकस वापस आता है हमारे बॉय दोजन पर। सही कहा, ये दोनों औरतें पूरा मूड खराब कर गईं, इसलिए दोजन भी फैसला करता है निकलने का। उसका स्टेप फैमिली को ऐसे जवाब देना जानबूझकर था। वो एक बात साफ करना चाहता था, सीओ दोजन अब वही कमजोर बच्चा नहीं रहा जो बोल भी नहीं पाता था। अब उसकी कचरा फैमिली को यह मानना ही पड़ेगा।
एक मर्सिडीज रोड पर जूम करती हुई। अंदर बैठे हैं माँ बेटी। बेटी गुस्से में भरी है। माँ क्यों बस ऐसे ही निकल गईं? दोजन को उसी वक्त उसकी औकात दिखानी चाहिए थी। वो भड़ास निकाल रही है, हमारे बॉय को कोस रही है ह्यूमिलिएशन के लिए। लेकिन माँ का गुस्सा अलग ही लेवल पर है। वो अपने मैनेजर से सवाल करती है, एसईओ दोजन जिंदा कैसे है? बाल्डी, मैनेजर, क्लूलेस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो दोजन मर चुका होना चाहिए था। वो सफाई देता है कि शायद कोई गलती हुई होगी और वो दोबारा देखेगा और इस बार काम प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। बेटी हक्की बक्की रह जाती है। उसे ये बात तक नहीं पता कि उसकी शेडी माँ इतनी खतरनाक चालें खेल रही है। मारना मरना की बातें सुनकर वो हिल जाती है। माँ फिर अचानक उससे पूछती है, क्या तुम्हें डोजन के लिए फीलिंग्स हैं? ये सुनते ही पिगी डॉटर ब्लश कर जाती है, पूरी तरह फ्लस्टर्ड। लेकिन जल्दी ही वो घबराकर कहती है कि वो बस डोजन की मौत की बात से परेशान है, क्योंकि अगर दादा या पापा को ये खबर लगी तो बड़ी मुसीबत होगी। माँ तुरंत उसकी गर्दन पकड़कर मुंह दबा देती है और धमकाती है, मेरे कामों से दूर रह। उसके लिए डोजन को खत्म करना अब पर्सनल रिवेंज बन चुका है। उसने हिम्मत की उसके सामने सिर उठाने की, अब वो उसे जिंदा छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। फ्लैशबैक 1 दशक पहले। दुनिया केओस में डूब गई थी जब रिफ्ट पहली बार प्रकट हुए। इन दरारों से पैदा हुए मॉन्स्टर्स का सिर्फ एक मकसद था, इंसानों का कत्लेआम। शहर जलकर खाक हो गए, हर तरफ तबाही थी। लेकिन अंधेरे के साथ रोशनी भी आई, हीरोज के रूप में। यही वो योद्धा थे जिन्होंने पहली बार मारे गए मॉन्स्टर्स के शरीरों से माना स्टोन्स खोज निकाले। बैक टू प्रेजेंट। दोजन सोचता है कि माना स्टोन्स ने कैसे पूरी दुनिया की एनर्जी डिपेंडेंसी बदल डाली। अब सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारी पावर, गेट्स और हीरोज पर टिकी है। और यही वजह है कि हीरो बनना इस दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल करियर है। सीन शिफ्ट, योंगजोंग ओ HCS कैपिटल एस्टैब्लिशमेंट। नाम लंबा है पर वजह जल्दी समझ आ जाएगी। दोजन वहां पहुंचता है। सामने के लोग टिपिकल लोन शार्क ठग्स लगते हैं, डराने धमकाने वाले। लेकिन दोजन बेहद चिल है। बॉस अपनी सिगरेट बुझाता है और ताना कसता है, तूने हिम्मत कैसे की? हमारे गुंडों को पीटा और फिर खुद मेरे ऑफिस चला आया। सच में तेरी अकड़ आसमान छू रही है। लेकिन दोजान जीरो फंक्स गिवन मोड में है। वो बड़े आराम से जवाब देता है, असल में घाटा तो मैं उठा रहा हूं। बॉस हैरान, मतलब? दोजान काल्मली क्लैरिफाई करता है, मैं यहां अपना कॉम्पेंसेशन लेने आया हूं। आखिरकार उसने इतने समय से मेंटल, फिजिकल और मटीरियलिस्टिक लॉसेस सिर्फ इन क्लाउन्स की वजह से झेले हैं। उसकी स्ट्रॉन्ग और सीरियस बातें सुनकर बॉस ने लड़के की पर्सनैलिटी में एक बड़ा चेंज नोटिस किया। उस किड में कुछ बदल गया है। अब वो पहले जैसा सॉफ्ट स्पोकन या जेंटल इंसान नहीं रहा। ऊपर से ये प्रूफ भी है कि उसी किड ने उस लैकी को हरा दिया था जिसे बॉस ने उसके डोर पर भेजा था। सारी बातें सोचकर बॉस को शक हुआ कि एसईओ दोजान ने गेट में रहते हुए एक अलग लेवल का अवेकनिंग एक्सपीरियंस किया है। ये जानने के बावजूद सामने वाला डूड फिर भी एरोगेंट बिहेव करता है और दोजान से कहता है कि उसकी ये नई कॉन्फिडेंस जो अवेकनिंग की वजह से है, उसी की बर्बादी बनेगी। वो हिपोक्रेट हमारे बॉय को ओवर कॉन्फिडेंट कहता है। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो ढेर सारे ग्रम्पी मैन ले आता है ताकि दोजान को डराया जा सके। मसल तो वो जितना चाहे इकट्ठा कर ले, लेकिन सोर्ड गॉड के एक्सपीरियंस के सामने ये सब तो प्रैक्टिकली कीड़े मकोड़े हैं। बॉस अपनी बकवास जारी रखता है और कहता है कि अवेकेंड लोग भी आखिरकार डेड वेट और लो क्लास हीरोज की तरह मर ही जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि उसे लगता है सीओ दोजान बस डी क्लास हीरो से ज्यादा कुछ नहीं है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कमजोर इंसान को आसानी से कुचल देगी। दोजान पीछे सोफा पर आराम से बैठा है और 5 लोग उसे घूर रहे हैं। बिना किसी अम्यूजमेंट दिखाए वो बॉस को सीधा ऑर्डर करता है कि वापस बैठ जा। बॉस शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि दोजन उसी कॉन्फिडेंट टोन में बोलता जा रहा है और सीरियस फेस के साथ कहता है कि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये सुनते ही एक आदमी हिम्मत दिखाता है और दोजन को चैलेंज करता है। फिर वो उसे एक माइक टाइसन बैलिस्टिक यूनिवर्सल मशीन गन रॉकेट पंच 9000 मारता है उसके मुंह पर। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि वो सीधा उड़ जाता है और उसके दोस्त शॉक में चुप रह जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। बाकी लोगों को भी उसी बीटिंग का मजा मिलता है
क्योंकि डोजन एक और आदमी को नॉक कर देता है। ध्यान रहे, ये सब करते हुए भी वो काल्मली अपनी बातें रख रहा है। बॉस के सीक्रेट शेडी कामों के बारे में नॉलेज शेयर करता है जो उसकी मनी लेंडिंग बिजनेस के पीछे छुपे हुए थे। डोजन एक ऑरेंज हेयर्ड पंक को पंच करता है और प्रूव करता है कि उसे उसके काउंटरफिट आइडेंटिफिकेशन वाले इलीगल काम का भी पता है। पंच मारने के बाद वो बॉस से साफ कहता है कि उसे एक हीरो आइडेंटिटी चाहिए ताकि ऑफिशियली रजिस्टर होकर पैसे कमा सके। फाइनल गाय का अटैक डॉज करके डोजन उसे ट्रिपल ताकत से मारता है और पूरी गैंग को अपनी स्पेशल स्लीपिंग रूटीन से सुला देता है जो हमेशा 100% काम करता है। डोजन अपनी डिमांड आगे रखता है कि उसे एक फूल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन चाहिए जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बॉस कुछ सेकंड में हुई इन घटनाओं से स्टार स्ट्रक रह जाता है। हमारा बॉय उसे याद दिलाता है कि उसके पास सिर्फ एक दिन है आइडेंटिटी फोर्ज करने के लिए। कुछ लोग फाइट में कूदे ही नहीं, जो कि एनपीसीज के लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे लोग लेवल 1 रॉकी होकर भी गॉड को चैलेंज कर देते हैं। बॉस अब जिंदगी भर का डर खा चुका है और डोजन की स्किल को असेस करने लगता है। उसे लगता है कि कम से कम ये बंदा बी क्लास स्ट्रेंथ का है। वो इतना लॉस्ट हो जाता है कि डोजान को उसे रिमाइंड करना पड़ता है। बॉस फाइनली जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। आखिर में डोजन उसका शोल्डर पकड़ता है, पोलाइट लेकिन इंटिमिडेटिंग एक्सप्रेशन के साथ। वो जानना चाहता है कि क्या उसकी स्टेप मदर होंग हीजू ने उस पर हिट ऑर्डर दिया था। और हां, यही सच है, जैसा कि पहले उसकी डॉटर और असिस्टेंट से हुई बातचीत से साफ था। बॉस कुछ कह नहीं पाता जब तक डोजान उसकी पकड़ इतनी टाइट नहीं कर देता कि वो दर्द से चीख उठे। यहां तक कि उसके स्क्रब्स भी अपने बॉस के लिए हेल्पलेस खड़े रहते हैं। सच कहूं तो इन्हें अपनी बार्बर भी बदल लेनी चाहिए। खैर, आखिरकार बॉस टूट जाता है और उसकी हेनस स्ट्रैटेजी रिवील करता है। ये क्रूल और स्कीमिंग औरत असल में डोजन का पूरा बैंक अकाउंट खाली करना चाहती थी। उसे इतनी फाइनेंशियल एस्टेबिलिटी में धकेलना चाहती थी कि उसके पास कोई और रास्ता न बचे सिवाय अपनी जान लेने के। यही उसका ईवल प्लान था, अपने बेटे के खिलाफ, चाहे उसे छोड़ भी दिया हो। बॉस जब ये ऑर्डर्स बताता है तो डोजन उसे सुन लेता है। काफी बेगिंग और क्राइंग के बाद वो उस आदमी को छोड़ देता है और पूछता है कि क्या यही वजह थी कि उसे गेट के अंदर लॉक किया गया। बॉस तुरंत इनोसेंट बनने लगता है, जैसे उसका उस इंसिडेंट से कोई लेना देना ही ना हो। यहां तक कि वो ये भी रिवील करता है कि अगर डोजान गेट के अंदर मर जाता तो उसे एग्जीक्यूशन के पैसे भी नहीं मिलते। शायद यही रीजन था कि उसने ऐसा नहीं किया। ये बात डोजन के दिमाग में घर कर जाती है। वो धीरे से नाम लेता है, कंग छोल वू। ये वही आदमी है जिसने उसे सबसे पहले गेट में लाकर फेंका था। अब डोजन साफ कह देता है कि कल तक उसे उस आदमी के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए। अपनी 2 डिमांड्स रखकर वो पोलाइटली निकल जाता है और जिस कमरे में वो पहली बार घुसा था उसका पूरा माहौल बदल जाता है। उस कॉन्वर्सेशन के बाद डोजन फिर से डीप सोचना शुरू करता है। असली एसईओ डोजन की बस एक ही चाहत थी, अपनी छोटी सिस्टर और अपनी प्यारी ग्रैंडमदर को हर हाल में बचाना। जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसने उसकी मिजरी और बढ़ा दी और दिखाया कि उस पुअर किड ने कितनी मजबूरी में जिंदगी काटी। लेकिन अब चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि सोर्ड गॉड सच सामने लाने के लिए तैयार है। अगले दिन, गेस व्हाट, हमारा बॉय ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका है। उसे बी रैंक रेटिंग भी मिल गई है, जो कन्वीनियंट है। बाकी कहानियों की तरह ये नहीं कि हीरो हमेशा लोएस्ट रैंक से शुरू करे सिर्फ स्टाइल दिखाने के लिए। कार्ड को मशीन पर टैप करके वो प्रूव कर देता है कि उसका कार्ड लेजिट है और सिस्टम उसकी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज कर लेता है। हाँ, सिस्टम उसे वार्न भी करता है कि उसका रैंक उस डेंजरस क्वेस्ट से लोअर है जिसमें वो जाने वाला है। ये वार्निंग हमारे बॉय को काफी अनोइंग लगती है। उसे लगता है कि काश उसने उस बास्टर्ड को थोड़ा परेशान किया होता ताकि उसे हाई रैंक दे दे और उसे ये प्रॉब्लम न झेलनी पड़े। सिस्टम बार बार वार्न करता है कि वो गेट में मत जाए जो उसकी लेवल से कहीं ऊपर है, लेकिन डोजन को इसकी परवाह नहीं, वो सीधा चला जाता है। अब बात करते हैं नाइट आइलैंड गेट की। ये बी रैंक गेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बी रैंक हंटर उसमें सर्वाइव कर पाएगा। सेफ्टी के लिए हमेशा एक रैंक ऊपर के हीरोज भेजने की रिकमेंडेशन होती है। वैसे गेट का स्केल रैंक डी का माना गया है, यानी ये काफी फैला हुआ है और सोलो हंटिंग मुश्किल होगी। अच्छी बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर टनल्स जैसा है, जिससे कुछ हद तक अकेले लड़ना आसान हो सकता है। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि ए रैंक हीरो इस काम को ले। लेकिन रिस्क और डेंजर हमारे बॉय की डिक्शनरी में होते ही नहीं।
वर्स्ट केस यही है कि उसे नैरो टनल में एक पूरी मॉन्स्टर्स की फ्लीट से लड़ना पड़ जाए, जहां मूव करने की भी जगह कम होगी। दोजान अपने फर्स्ट ओपोनेंट को देखकर मुस्कुराता है। वो है एक जायंट सरपेंट जिसके चारों तरफ केओटिक पर्पल ऑरा है। बाकी हीरोज के लिए ये टेरर की निशानी होती, लेकिन उसके लिए ये गुड लक का साइन है। वो अपने गॉन्टलेट्स रेडी करता है और फाइट शुरू करता है। और हां, वो सरपेंट अकेला नहीं है, उसके ढेर सारे दोस्त भी हैं। खैर, वो पूरी कोशिश करते हैं अटैक करने की, लेकिन सब बेकार है। हमारा बॉय इतना खतरनाक किलिंग मशीन है कि वो आसानी से उन्हें मारकर माना स्टोन्स कलेक्ट कर लेता है, जैसे वो मॉन्स्टर्स कभी थे ही नहीं। ब्लैक किलिंग वाइपर एक ऐसा मॉन्स्टर क्लास है जो अपने हाइपर एक्टिव पैरालिसिस पॉइजन के लिए जाना जाता है, जो सिर्फ हल्के से कांटेक्ट में आने पर भी किसी को गिरा सकता है। दोजान पूरी स्पीड से दौड़ लगाता है और जोरदार स्विंग मारता है। थोड़े ही समय में वो क्रीचर को टुकड़े टुकड़े करने लगता है। हर तरफ खून बिखर जाता है जब तक कि वो मॉन्स्टर को आधा काट नहीं देता। क्रीचर के मरने के बाद दोजान अपने इक्विपमेंट पर नजर डालता है। उसके ग्लव्स उसे बचा रहे हैं ताकि पॉइजन उसके बॉडी को टच न करे, और 3 लाख के प्राइस पर ये ग्लव्स सही से काम कर रहे हैं। फिर से हंटिंग शुरू करते हुए दोजान चार और बदसूरत बिना हाथ पैर वाली लिजर्ड्स की तरफ बढ़ता है और अपनी पावरफुल स्पीड से उनके सिर फोड़ देता है। लगातार खून बहता है और सारे वाइपर्स मर जाते हैं। इसके बाद दोजान उनकी फ्लैश से मैजिक स्टोन्स ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट यह है कि एक भी मैजिक स्टोन नहीं मिलता। ये रूल्स उसी पुराने वर्ल्ड जैसे हैं, जहां मॉन्स्टर्स में माना स्टोन्स का ड्रॉप रेट सिर्फ 3% होता है। मतलब अच्छे लूट के लिए उसे सैकड़ों मॉन्स्टर्स मारने पड़ेंगे। आगे चलते हुए उसे मिस्टर बोनहेड मिलता है। कोई सोचेगा ये बॉस है, लेकिन दोजन की अलग राय है। वो मजाक में उस बड़े सरपेंट से पूछता है कि तू बॉस मॉन्स्टर है क्या, जैसे वो सच में जवाब देगा। दोजन सोचता है अच्छा है कि इतना बड़ा स्नेक मिल गया, अब कम से कम वो इधर उधर भटकने से बचेगा। बिना टाइम वेस्ट किए दोजन एकदम से स्ट्राइक करता है। प्लान ये है कि जल्दी बैटल खत्म कर घर लौटे, लेकिन अचानक सीन पलट जाता है। उसका ब्रूट स्ट्राइक लगने के बाद भी क्रीचर पर कोई असर नहीं होता। उल्टा दोजन को सिर पर चोट लगती है। हवा में होने की वजह से वो बच नहीं पाता और क्रीचर अपनी टेल से उसे वॉल में पटक देता है। क्रैश लैंडिंग के बाद दोजान को एहसास होता है कि ये बॉस मॉन्स्टर कितना स्ट्रांग है। क्रीचर अपने पॉइजनस फैंग्स दिखाकर हिस करता है, जैसे कोई गर्लफ्रेंड भूखी हो और गुस्सा कर रही हो। वो दोजन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन दोजन समय रहते बच जाता है। उसी मोमेंटम में वो वापस पावरफुल पंच मारता है, जिससे क्रीचर के शेल में दरारें पड़ जाती हैं। इस सेकंड अटैक से साफ हो जाता है कि बॉस मॉन्स्टर का शेल बाकी वाइपर्स से कहीं टफ है। दोजन की करंट स्ट्रेंथ से वो एक ही स्ट्राइक में इसे तोड़ नहीं सकता। अब उसे स्ट्रैटेजी बदलने पर सोचना पड़ता है। अगर उसकी असली ताकत होती तो सोर्ड गॉड ये मॉन्स्टर चुटकियों में खत्म कर देता। फिर अचानक उसे कुछ दिखता है। वो सोर्ड है उस वॉरियर का जो इस बॉस से लड़ते हुए मरा था। और अब समझ आता है कि उसे सोर्ड गॉड क्यों कहा जाता है, फिस्ट गॉड क्यों नहीं। भले ही वो वेपन टूटा फूटा है, दोजन उसे उठा लेता है, क्योंकि असली ताकत तो सोर्ड में नहीं बल्कि उसके विल्डर में होती है। हाथ में ब्लेड लेकर वो मॉन्स्टर स्नेक की तरफ बढ़ता है। क्रीचर फिर से तेजी से हमला करता है, लेकिन दोजन हवा में छलांग लगाता है और बोलता है कि इस क्रीचर को गर्व होना चाहिए कि वो इसे सोर्ड से खत्म कर रहा है। भले ही सोर्ड टूटा फूटा है, दोजान इतनी तेजी से कट्स बरसाता है कि स्नेक का पूरा बॉडी चिथड़े चिथड़े हो जाता है। सीरियस फाइट का फनी एंड होता है। स्नेक बैकग्राउंड में मर रहा है और दोजान का सोर्ड हाथ में धूल बनकर उड़ जाता है। अच्छी बात यह हुई कि दोजान ने क्रीचर को तभी खत्म कर दिया जब वो अभी भी होल्ड करके खड़ा था। बॉस मॉन्स्टर के मरते ही दोजान के दिमाग में एक स्मार्ट आइडिया आता है जो ज्यादातर प्रोटैगनिस्ट्स ट्राई भी नहीं करते। वो क्रीचर का एक फैंग निकाल लेता है, सोचते हुए कि थोड़ी रिफाइनिंग के बाद इससे एक बढ़िया शॉर्ट सोर्ड बन सकती है। इसे अपनी जर्नी का रिवॉर्ड मानते हुए वो गेट से बाहर निकलता है। गेट से निकलते निकलते बाहर ऑलरेडी स्टारी नाइट हो चुकी होती है। उसे लगा था कि बी रैंक गेट में कम समय लगेगा, लेकिन ज्यादा समय निकल गया। और आखिर में जो भी हुआ उसने उसे और मोटिवेट किया कि वो अपनी स्ट्रेंथ फिर से पूरी तरह रिस्टोर करे। साथ ही वो थोड़ा खुश भी है कि उसके पुराने फ्रेंड्स ने उसे इस वीक हालत में नहीं देखा, वरना शर्मिंदगी होती।
हंट से लौटकर वो मैजिक स्टोन्स को अप्रेज और सेल करने जाता है। उसके आगे ऑलरेडी एक और हीरो खड़ा है जिसके पास काफी सारे मैजिक स्टोन्स हैं। रिसेप्शनिस्ट उसको बड़ी चीप तरीके से ट्रीट करता है और बताता है कि कमीशन रेट वही 40% है। इनोसेंट सा हीरो भी समझ जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो ओपनली बोल भी देता है और खुद को एक नॉर्मल गाय कहकर कंसर्न जताता है। रिसेप्शनिस्ट, जैसे उसने डोजन को समझाया था, फिर वही स्क्रिप्ट बोलता है कि ये रेट एक्चुअली लोएस्ट है सारे अप्रेजल ट्रेड्स में। गेट सेंटर में 5% है, लेकिन उसमें टैक्स अलग से है। अप्रेजर की नज़र में ये हीरोज के लिए ग्रेट डील है, जिससे उन्हें अच्छा पैसा मिलता है। हीरो को कैश दे दिया जाता है। वो ज्यादा कंप्लेन नहीं करता, बस कंसर्न से पूछता है कि इस आदमी का फेस इतना खराब कैसे हो गया। फनी बात यह है कि ये बंदा चोट खाने के बाद भी वही स्क्रिप्ट दोहराता है। वो बोलता है कि एक साइकोपैथ ने पहले उसके गार्ड्स को मार डाला और फिर उसे ये हाल बना दिया। हीरो मानता है कि असली गलती रिसेप्शनिस्ट की है, जो सी रैंक लेवल पर इतने कमजोर गार्ड्स रखता है। आखिर रैंक ही सब कुछ नहीं है, स्किल भी बहुत बड़ी चीज है। रैंक कई बार किसी की असली एबिलिटीज को शो नहीं करता, बस सिस्टम को इंटैक्ट रखने के लिए होता है। हीरो सही बात कहता है कि सेम रैंक के लोगों में भी स्किल्स और एबिलिटीज का बहुत फर्क होता है। सबको बराबर नहीं माना जा सकता। और वैसे भी एक यूजलेस वॉच गार्ड जो दिन भर शॉप के बाहर बैठा रहता है और एक हीरो जो जान पर खेलकर बीस्ट्स हंट करता है, दोनों की वैल्यू अलग है। हीरो तो काफी सॉलिड एडवाइस दे रहा था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट चाहता है कि वो ज्यादा बोलना बंद करे और निकल जाए। हीरो जाता हुआ लिटिल डूड को हेल्प ऑफर करता है अगर कभी जरूरत पड़े। तभी बाहर निकलते हुए दोजन सीधे उसके सामने से गुजरता है, उतना ही कोल्ड लुक लिए हुए। रिसेप्शनिस्ट तुरंत डर जाता है और चीख कर बताता है कि यही वो साइकोपैथ है जिसने उसका हाल खराब किया। हीरो दोजन को देखता है और उसकी लीन फिजिक नोटिस करता है, लेकिन गार्ड्स के हाल को देखकर वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है और पूछता है कि क्या यही ट्रबल मेकर है। अच्छी बात यह है कि ये हीरो पेटी बातों पर ऑफेंड नहीं होता। वो मानता है कि डोजान अपनी पावर्स को मिसयूज कर रहा है, सिविलियंस को परेशान करके। सच तो ये है कि उसे पूरी कहानी पता नहीं, लेकिन फिर भी ये रियलिस्टिक लगता है। रिसेप्शनिस्ट सीन का मजा ले रहा है क्योंकि उसे पता है कि ये आदमी 7 साल का वेटरन हीरो है। अगर कुछ हुआ तो उसके पास काफी कनेक्शंस हैं जिन्हें वो डोजन के खिलाफ यूज कर सकता है। डोजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस मुड़कर कहता है कि बूमर पिस ऑफ। ये सुनकर हीरो और प्रोवोक हो जाता है। अब सच में ऐसा लग रहा है कि डोजन उसे इंसल्ट कर रहा है। डोजन पूछता है क्या वो बदला लेना चाहता है। ये सुनकर वेटरन हीरो ट्रिगर हो जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी से वो जानता है कि हीरोज के बीच लड़ाई लेना बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि अक्सर इसका रिजल्ट मौत में ही निकलता है। असल में हीरोज के बीच लड़ाई की डेथ रेट मॉन्स्टर्स से लड़ाई से भी ज्यादा होती है। ये याद करते ही वो वेटरन हीरो शांत हो जाता है और पीछे हट जाता है। रिसेप्शनिस्ट चुप सा रह जाता है। डोजन सीधा उस स्लीजी अप्रेजर की तरफ मुड़कर पूछता है, कोई प्रॉब्लम है जिसे तू सॉल्व करना चाहता है? जवाब देने से पहले ही डोजन एक बैग फेंक देता है जिसमें हाई ग्रेड मैजिक स्टोन्स भरे होते हैं, ताकि उन्हें अप्रेज करके पैसे मिल सकें। रिसेप्शनिस्ट के नजरिए से सवाल उठता है, ये बंदा आखिर है कौन? अमाउंट कैलकुलेट करने पर टोटल 150 मिलियन निकलता है। पहली नजर में बहुत लगता है, लेकिन डोजन के लिए ये एक दिन की हंटिंग के लिए बहुत ही कम है। वो तुरंत कैश मांगता है। रिसेप्शनिस्ट रिमाइंड कराता है कि पहले कमीशन काटना होगा। डोजान उसे घूरता है, लेकिन याद आता है कि उनकी डील में सिर्फ 1% कमीशन है, तो शांत होकर बाकी पैसे देने को कहता है। अप्रेजर के मन में तो आता है कि इस बंदे की पिटाई करे, लेकिन वो सिर्फ इमेजिन कर सकता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी अमाउंट के लिए अपर मैनेजमेंट से अप्रूवल चाहिए। डोजान सीधा डिमांड करता है कि अभी अप्रूवल लो। घबराकर रिसेप्शनिस्ट अपने बॉस को फोन करता है और डिटेल्स बताता है। डील स्मूथ करने से पहले ही डोजन फोन छीन लेता है और बॉस को डायरेक्टली बोल देता है कि पेमेंट जल्दी करो। बॉस मान जाता है और फोन वापस अपने एम्प्लॉय को देने के लिए कहता है। डोजान खुशी खुशी फोन वापस करता है, लेकिन जानबूझकर उसे दीवार पर स्मैश कर देता है। एम्प्लॉय डर से कांपने लगता है और डोजान इंस्ट्रक्ट करता है कि अब जल्दी से पैसे तैयार कर। नतीजा ये निकलता है कि रिसेप्शनिस्ट को कई बैग्स में कैश तैयार करना पड़ता है। आखिर में वो टूट चुका होता है, लेकिन याद रखो, ये वही आदमी है जो नॉर्मली हीरोज से उनकी रिस्क वाली अर्निंग्स का आधा हिस्सा स्कैम कर लेता है। ये पूरा स्कमबैग है। 10 मिनट बाद बॉस खुद स्टोर पहुंच जाता है, गुस्से में कि उसका एम्प्लॉई फोन क्यों नहीं उठा रहा था।
दीवार पर स्मैश्ड फोन देखकर उसे सब समझ आ जाता है। वो तुरंत अपना फोन निकालकर जुयन को कॉल करता है और कहता है कि अभी आओ। जुयन एंट्री लेती है। वो एक मशहूर यंग वुमन है। उसके पर्पल पिंक हेयर लोगों को दूर से ही अट्रैक्ट करते हैं। पब्लिक उसे हुनु यियन कहकर सेलिब्रेट करती है, जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। उसका आउटफिट भी काफी स्टाइलिश है। असल वजह साफ है, जुयन इस देश की चौथी एस रैंक हीरो है। लोग रूमर्स उड़ाते हैं कि वो बॉस की नीस है, और सच भी यही है। वो ओपनली बताती है कि उसे अंकल ने बुलाया है ताकि एक रेकलेस हीरो को संभाला जा सके। वो बैठकर डिटेल्स सुनने को रेडी हो जाती है। सीन बदलता है। दोजन खुले आसमान के नीचे मेडिटेशन कर रहा होता है। उसका बॉडी पूरी तरह रिप्ड है। पूरे दिन हंटिंग करने के बाद भी उसे उतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिला। अब उसे फ्यूचर की चिंता होने लगती है। उसे सबसे पहले उस लेवल तक पहुंचना है जहां वो अकेले ही एस रैंक गेट्स क्लियर कर सके। इसका मतलब है कि उसे फिर से ट्रेनिंग करनी होगी ताकि अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस पा सके। सही सुना तुमने। अब शुरू होने वाला है ट्रेनिंग आर्क। दोजान की सबसे बड़ी चैलेंज इस दुनिया में यह है कि पिछली दुनिया के मुकाबले यहां की माना डेंसिटी बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि चाहे वो पूरी कोशिश करे, फिर भी अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ के करीब पहुंचने में कम से कम 3 साल लगेंगे। और हालात टफ हुए तो उससे भी ज्यादा। ब्राइट साइड ये है कि वो बेटर इक्विपमेंट ले सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहां का सबसे बेकार इक्विपमेंट भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में मिलता है। मतलब पैसे की प्योर बर्बादी। अचानक उसे एक अजीब सी ठंडक स्पाइन में महसूस होती है। डेंजर की प्रेजेंस साफ है। वो तुरंत युनयोंग को पकड़कर सुपर स्पीड से अंदर ले जाता है और सबको जल्दी से घर के अंदर जाने को बोलता है। जैसे ही दरवाजा बंद करता है, उसकी ग्रैंडमा घबराकर पूछती है कि क्या हो रहा है। तभी पूरा स्ट्रक्चर जोर से हिलता है और ग्रैंडमा डर के मारे पूछ लेती है, क्या ये अर्थक्वेक है? युनयोंग पैनिक में रोने लगती है। लेकिन असली सच सिर्फ दोजन जानता है। ये अर्थक्वेक नहीं है, ये कुछ और है। बाहर से आ रही एनर्जी बहुत ही शार्प और वायलेंट है। असल में उनके घर के ऊपर एक रिफ्ट खुल गई है। वो तुरंत अपने फैमिली को इंस्ट्रक्ट करता है कि घर के अंदर ही रहो, बाहर हालात बहुत डेंजरस हैं। और खुद पूरी स्पीड से रिफ्ट के अंदर कूद जाता है। पीछे से बस उसकी ग्रैंडमा और सिस्टर की रोने की आवाज आती है, उसका नाम पुकारते हुए। सीन कट होता है सोल हीरो एसोसिएशन की तरफ। वहां मेंबर्स अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि मापो रीजन में अचानक रिफ्ट खुल गई है। पिछली बार से सिर्फ 63 दिन हुए हैं। मैनेजर तुरंत स्टाफ को बोलता है कि व्हाइट लायन गिल्ड से कांटेक्ट करो और नियर बाय हीरोज को अलर्ट करो ताकि हालात कंट्रोल किए जा सकें। जब रिफ्ट का एग्जैक्ट लोकेशन चेक होता है तो पता चलता है कि ये एक रेजिडेंशियल घर के ऊपर खुला है। ये सिचुएशन और भी ट्रिकी हो जाती है। अगर किसी सिविलियन ने गलती से रिफ्ट में एंटर कर लिया तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है, और एक बार कोई अंदर चला जाए तो फिर दूसरा अंदर नहीं जा सकता। अगर अंदर वाला मर गया तो 10 दिन बाद उस रिफ्ट से मॉन्स्टर वेव बाहर निकलेगी। वो वेव इतनी अनकंट्रोलेबल होगी कि पूरा सोल खतरे में पड़ जाएगा। मैनेजर ये जानना चाहता है कि अंदर गया कौन है। पता चलता है कि सी दोजन अपने घर का रेजिडेंट है और फैमिली को बचाने के लिए अंदर गया है। ग्रैंडमा भी यही बताती है। एसोसिएशन के लिए दिक्कत यह है कि उन्हें लगता है दोजन कोई हीरो नहीं है, और अगर कोई सिविलियन अंदर गया है तो उसके वापस लौटने की संभावना 0 है। ये सोचकर स्टाफ पूरा डिस्पेयर और हेल्पलेसनेस में चला जाता है। सीन बदलता है दोजन की स्टेप मॉम की तरफ। वो न्यूज़ सुनकर आग बबूला हो जाती है कि दोजन जाग चुका है और अब अवेकेंड बन गया है। असिस्टेंट कंफर्म करता है कि भले ही उसने हीरो एसोसिएशन में ऑफिशियली रजिस्टर नहीं किया, लेकिन पिछले गेट इंसिडेंट से वेरीफाई हो गया है कि वो अवेकेंड है। ये सुनकर वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि कैंग छोल वू को उसे खत्म करना था, लेकिन उल्टा वो और स्ट्रांग बन गया। गुस्से में वो टेबल पर मुक्का मारती है और चिल्लाती है कि आखिर क्यों ये लोग उसे खत्म नहीं कर पाए। ऊपर से पैसे भी ले लिए और काम भी फेल कर दिया। क्रोध में वो मैनेजर ली को झाड़ते हुए कैंग छोल वू को मैसेज भिजवाती है, अपनी पूरी नाराजगी निकालते हुए। अगर कैंग छोल वू ने दोजन को अपनी हाथों से नहीं मारा तो उसे 10 गुना पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन तभी उसका असिस्टेंट एक नया ट्विस्ट देता है। वो बताता है कि शायद अब उस आदमी को कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नई रिफ्ट दोजन के घर के ऊपर खुल गई है और कंफर्म हो गया है कि वो अंदर जा चुका है। ये सुनते ही होंगजू स्टेपमॉम का गुस्सा अचानक खुशी में बदल जाता है। उसके चेहरे पर संतोष है। अच्छा हुआ
अब ये कभी वापस नहीं आएगा। वो शांति से बोलती है कि हालात पर नजर रखो और आगे की खबर मिलने तक चुपचाप इंतजार करो। दूसरी तरफ हमारा बॉय डोजान अब रिफ्ट की दुनिया में पहुंच चुका है। सामने डेंस फॉरेस्ट है। असल में ये वही जंगल है जिसमें उसने अपनी जवानी के दिनों में बहुत बार आराम किया था। फॉरेस्ट ऑफ पाटिस्वा। रिफ्ट ने इसे बिल्कुल वैसे ही रिक्रिएट किया है, डिटेल तक जैसी उसे याद थी। यहाँ की माना इतनी रिच है कि हर सांस में उसका वजन महसूस होता है। वो रास्ता फॉलो करता है और खुशी से मुस्कुराता है जब उसकी नजर पड़ती है उस ऑलमाइटी वर्ल्ड ट्री पर। ये ट्री माना का सबसे प्योर सोर्स है, दुनिया का स्टेबिलिटी कोर। पिछली दुनिया तब गिरी थी जब इस पेड़ को जला दिया गया था और उसी से माना का फ्लो हमेशा के लिए बिगड़ गया। लेकिन यहां इस रिफ्ट डिमेंशन में पेड़ सही सलामत है। कारण चाहे जो भी हो, दोजन को अब एक चांस मिल गया है अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने का। वो ट्री के नीचे मेडिटेशन शुरू करता है। माना की धारा उसके शरीर में ऐसे बह रही है जैसे उसकी सोल को रिचार्ज कर रही हो। दिन बीतते हैं, 3 दिन, फिर 10 पूरे दिन। वो खाना पीना तक भूल चुका है, बस ब्रीदिंग हार्मोनाइज करना और स्ट्रेंथ अब्जॉर्ब करना। उसकी कॉन्सेंट्रेशन टूटती है जब अचानक ट्रबल आ जाता है। एलियन जैसे दिखने वाले क्रीचर्स सामने आते हैं। ये हैं वोल्सीना, वही जानवर जिन्होंने कभी वर्ल्ड ट्री को जलाकर तबाही मचाई थी। लेकिन इस बार एक फर्क है, इस बार दोजान यहां है। वोल्सीना दहाड़ते हुए उसकी तरफ अटैक करते हैं। दोजान थोड़ी देर रिग्रेट करता है कि काश उसके पास वाटर एलिमेंट की तलवार होती तो इन्हें ईजिली काट डालता। लेकिन फिर उसे एहसास होता है अब उसे किसी वेपन की जरूरत ही नहीं, वो खुद वेपन है। उसके हाथ रेटेड ई फॉर एवरीवन है। वो हाथ फैलाता है और सिर्फ माना की अथॉरिटी से एक क्रीचर धड़ाम से गिर जाता है। दूसरा शॉक में फ्रीज हो जाता है। ये एबिलिटी सिंपल टेलीकिनेसिस नहीं है, इसे कहते हैं माना रिलीज, ब्लास्टर टाइप स्ट्राइक, प्योर माना डेटोनेशन। काफी समय से उसने इसे यूज नहीं किया था क्योंकि उसकी रिजर्व्स खाली थीं। लेकिन वोल्सीना इतने आसान नहीं है। रिटेलिएट करने के लिए वो मुंह से चार्ज्ड लेजर बीम्स छोड़ते हैं। एनर्जी ब्लास्ट्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोजान शांत खड़ा है जैसे मेडिटेशन से बाहर ही ना आया हो। उसके आसपास का माना शील्ड सब अब्जॉर्ब कर लेता है। वो क्रीचर्स की तरफ कामली कदम बढ़ाता है, प्योर माना से इग्नाइट होकर। धीरे से बोलता है, इस बार मैंने वर्ल्ड ट्री को बचा लिया है, अब खेलने का टाइम है। 2 क्रीचर्स फिर एनर्जी ब्लास्ट चार्ज करने लगते हैं, लेकिन दोजन दोनों का मुंह पकड़कर बंद कर देता है। नतीजा, उनका खुद का ब्लास्ट अंदर एक्सप्लोड होकर उनके सिर उड़ाता है। उनके जलते हुए शरीर राख बनकर गिरते हैं और पीछे बचते हैं मैजिक स्टोन्स। बस शुरुआत है। दोजन अब थ्रिल्ड है क्योंकि इसी लड़ाई में उसे अनलॉक हुआ है नया स्किल, इटर्नल एम्बर। उसके चेहरे पर ग्रिन है। वो क्रीचर्स को एक एक करके काटता, पटकता और फोड़ता है। हर किल से उसे माना स्टोन्स मिलते हैं और हर बार उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। स्लॉटर चलता रहता है जब तक दोजन सारे क्रीचर्स को खत्म नहीं कर देता। ये पूरा मैसेकर उसके लिए जैकपॉट बन जाता है क्योंकि क्रीचर्स बहुत सारे माना स्टोन्स ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन उनमें से उसे एक अलग चीज भी मिलती है, एक छोटा सा कॉइन या फिर सीड जो गोल्डन ग्लो कर रहा है। यही है इटर्नल एम्बर। जैसे ही वो इसे उठाता है, उसकी बॉडी में पावर का कंट्रोल और बढ़ जाता है। वो चिप को क्रश करता है और उसकी फ्लेम्स अनलॉक कर देता है। जिस तरह वो एम्बर से कैजुअली खेल रहा है, वो सीधा सुकूना, जुजुत्सु काइजन वाइब्स देता है। नॉर्मल स्ट्रैटेजी ये होती कि वो बस वर्ल्ड ट्री से मना अब्जॉर्ब करता रहे, लेकिन अब उसकी बॉडी मना अब्जॉर्ब करने की फिजिकल लिमिट तक पहुंच चुकी है। अब दूसरा तरीका यही है कि वो एम्बर को पूरी तरह अब्जॉर्ब करे। ऐसा करने से उसकी मना ट्रांसफॉर्म होकर फायर मना बन जाएगी। वो ऐसा ही करता है और उसकी बॉडी से फ्लेम एनर्जी का जबरदस्त रश निकलता है। अपनी पिछली लाइफ में उसने कभी एम्बर अब्जॉर्ब करने की जरूरत महसूस नहीं की थी, लेकिन अब हालात अलग हैं। एम्बर अब्जॉर्ब करना उसके लिए जरूरी है। एक एम्बर अब्जॉर्ब करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। लकी है कि उसके पास बहुत सारे एम्बर पड़े हैं, तो उसका नया गोल यही है, जितना पॉसिबल हो उतने अब्जॉर्ब करना। इधर आउटर वर्ल्ड में रिफ्ट का अपीयरेंस पब्लिक इंटरेस्ट बना चुका है। रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर इकट्ठा हैं। एजेंट्स और एसोसिएशन स्टाफ भी हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बैंक्स योंगो इस पूरे सीन से बहुत पिस्ड है। उसे लगता है कि एक आदमी की स्टूपिडिटी ने सबको रिस्क में डाल दिया। उसका लुक बिल्कुल यू जिन हो सोलो लेवलिंग जैसा लगता है, बस हेयर कट थोड़ा साफ सुथरा है। वहीं दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किम ह्युन वू,
ब्लू हेयर वाला। वो दोजन की सिचुएशन समझता है और मानता है कि उसने अपनी सिस्टर को बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन स्योंगू को ये बात जरा भी नहीं जंचती। उसके लिए डोजन बस एक लालची आदमी है जिसने कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोर करके रिफ्ट में घुसने की हिम्मत की। स्योंगू बोलता है, अगर वो नॉर्मल तरीके से मरता तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन अगर रिफ्ट के अंदर मरा तो मॉन्स्टर्स की आर्मी बाहर आ जाएगी और ये पूरी जगह डेटोनेशन ग्राउंड बन जाएगी। यही असली खतरा है। हनवू गिल्मा से पूछता है कि क्या करना चाहिए। गिल्मा साफ कहता है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करो। फिर हुनवू सवाल उठाता है कि ये रिफ्ट अचानक हर जगह क्यों उभर रहे हैं। यूएस, चाइना, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूके, हर जगह गेट्स खुल रहे हैं। यही वजह है कि गिल्मा को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। नॉर्मली ऐसा रोज नहीं होता। कई देशों ने थ्रेट को आसानी से कंटेन कर लिया, लेकिन साउथ कोरिया की हालत टाइट है और वो गुस्से में है क्योंकि उनकी सिचुएशन डिजास्टर बन सकती है, और ये सब एक आदमी की वजह से। स्योंगू तो इतना गुस्से में है कि वो चाह रहा है कि रिफ्ट दोजन को बाहर फेंक दे ताकि वो खुद उसकी धुनाई कर सके। उधर गरगांटुअन पर्पल गेट को खुले हुए 28 दिन हो चुके हैं और यही 28 दिन डोजन ने रिफ्ट के अंदर बिताए हैं। हीरो एसोसिएशन अब डर चुकी है और इस थ्रेट को लेवल एक वेव डिक्लेयर कर दिया है। डोजन की आइडेंटिटी अभी भी दुनिया से छुपाई जा रही है। पब्लिक में उसे बस ऑर्डिनरी पर्सन एस कहा जा रहा है, लेकिन मनी लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जल्दी ही ये समझ लेता है कि असली आदमी कौन है। उसका असिस्टेंट कंफर्म करता है कि ये सच दोजन ही है। ऑर्गेनाइजेशन में किम यंग गू राइट हैंड मैन है बॉस हुआंग चोंग का। चंगाब उत्सुक है और पूछता है कि दोजान के अलाइव बाहर आने के चांसेस क्या हैं। असिस्टेंट साफ जवाब देता है, ऑर्डिनरी पर्सन के सर्वाइवल के चांसेस 1% से भी कम हैं। लेकिन दोजान को ऑर्डिनरी पर्सन कहे जाने पर चंगाब के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी फैल जाती है। वो वही ऑर्डिनरी सिविलियन जिसकी दुनिया मजाक उड़ा रही थी, वही आदमी पहले ही इनकी पूरी गैंग को हॉस्पिटल पहुंचा चुका है, हफ्तों तक सबको बैंडेजेस में लपेट दिया था। सच कहें तो दुनिया अंडर एस्टिमेट कर रही है उस शख्स को जो रिफ्ट के अंदर गया है। चांगाब अब ये जानना चाहता है कि अगर कोई अवेकेंड इंडिविजुअल अंदर गया होता तो उसके सर्वाइवल चांसेस क्या होते। असिस्टेंट का मानना है कि यह पूरी तरह उस हीरो के लेवल पर डिपेंड करता है। एक्यूरेट इन्फो के बिना कोई भी जजमेंट देना मुश्किल है। चोंगाब खुद मानता है कि फाइटिंग एबिलिटी और सर्वाइविंग एबिलिटी दोनों अलग चीजें हैं, और रिफ्ट के अंदर तो इक्वेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक बात क्लियर है, वो कमीना अभी भी वही है। चंगाब कहता है कि वो दोजान की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन नोबल कारणों से नहीं। उसकी असली मंशा तो ये है कि अगर दोजान वापस नहीं आता तो उसकी फैमिली के ऑर्गन्स बेच देगा, और अगर वापस आ भी गया तो उस पर ही डेट का ब्लेम डाल देगा कि उसने उनका ख्याल रखा। सच में ये आदमी लीच का असली रूप है। सीन शिफ्ट होता है रिफ्ट के अंदर, वर्ल्ड ट्री की मेस्मराइजिंग जगह पर। हमारा बॉय अब पूरी स्पीड से अपने ट्रेनिंग आर्क में लगा है। उसकी बॉडी अब फ्लेम मना से थ्राइव कर रही है। उसे पता ही नहीं कि कितना वक्त बीत चुका, बस इतना जानता है कि उसने सैकड़ों फायर स्टोन्स अब्जॉर्ब कर लिए हैं। अब उसके पास इतना फायर मैना है कि वो इसे किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। साइड इफेक्ट ये है कि उसकी फ्लेम रेजिस्टेंस भी इनसेन लेवल तक बढ़ गई है। अगर वो अपनी पास्ट सेल्फ को कंपेयर करे तो कम से कम फायर एट्रीब्यूट में वो अपने पुराने लेवल को सरपास कर चुका है। वो वर्ल्ड ट्री को गले लगाकर एक इमोशनल मोमेंट शेयर करता है। ये डिवाइन ट्री हमेशा उसकी मदद करता आया है, पास्ट में भी और अब भी। दोजान उसके लिए दिल से ग्रेटफुल है। उसने माना स्टोन्स कलेक्ट करके वाइन से एक छोटा सा बैग बना लिया है जिसमें सब सेफली स्टैश्ड हैं। उसे मालूम है कि शायद अब कभी इस एंजेलिक ट्री को नहीं देख पाएगा, लेकिन फिर भी दिल से उम्मीद करता है कि अगर कभी डिवाइन ट्री खतरे में पड़ा तो वो उसे बचाने के लिए अपनी जान तक देने को रेडी रहेगा। उस जेंटल मोमेंट के बाद रात में दोजन आखिरकार रिफ्ट से बाहर निकलता है, पूरी तरह सेफ एंड होल। उसे कोई नियर बाय प्रेजेंस महसूस नहीं होती, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि शायद सब लोग सोच चुके हैं कि वो रिफ्ट के अंदर मर चुका है और अब किसी भी पल मॉन्स्टर वेव फूट पड़ेगी। लेकिन तभी उसे एक स्ट्रांग प्रेजेंस डिटेक्ट होती है। वो उसका पीछा करने का फैसला करता है और थोड़ी ही देर में वो दो एजेंट से टकरा जाता है, एक गुस्से में तमतमाया हुआ और दूसरा ज्यादा काम। ये वही दो थे, हुनवू और स्योंगू। उनके आउटफिट्स देखकर दोजन समझ जाता है कि ये एसोसिएशन के लोग हैं, और अगर उसने पकड़ा गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इस इशू से निपटने के लिए दोजन एक बॉल ऑफ फ्लेम कॉन्जर करता है और पूरी ताकत से हवा में फेंक देता है। अटैक सीधा बिल्डिंग के पार जाकर जोरदार एक्सप्लोजन में बदल जाता है। हुनवू और स्योंगू तुरंत रेड अलर्ट हो जाते हैं।
आवाज सुनकर समझते हैं कि ये फायर है। बिना देर किए चेस शुरू कर देते हैं। साइट पर पहुंचते ही उन्हें लोग हॉरर में खड़े मिलते हैं। स्योंगू गुस्से में चिल्लाता है, ये सब क्या हो रहा है? उधर हमारा बॉय दूर से खड़ा खुद अपनी फ्लेम पावर्स से इम्प्रेस्ड है। उसका कंट्रोल और प्रिसिजन अच्छा है। उसे यकीन है कि ये पावर आने वाले बैटल्स में उसके लिए गेम चेंजर साबित होगी। अपने पुराने दोस्त टस्क की याद में दोजान सोचता है कि क्या वो लेजेंडरी फायर मेज उसकी फ्लेम्स देखकर इम्प्रेस्ड होता। आखिर टस्क तो पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रांग फायर मेज माना जाता था और उनका बॉन्ड भी गहरा था। उधर बाहर ह्युनवू की शार्प सेंसेस नोटिस करती हैं कि रिफ्ट अचानक एक्ट अप कर रहा है। दोनों एजेंट्स वहीं दौड़ते हैं और उनकी आंखों के सामने रिफ्ट धीरे धीरे मिस्ट में डिसॉल्व होकर गायब हो जाता है। कनेक्शन टूट चुका है। हीरो एसोसिएशन का डर गलत साबित हुआ। मॉन्स्टर वेव कभी आया ही नहीं। अगली सुबह खबर फैलती है कि मापो वाला रिफ्ट 29 दिन बाद गायब हो गया। पर फायर ब्लास्ट और रिफ्ट का डिसअपीयरेंस इतनी मिस्ट्री है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पब्लिक के लिए ये साफ साफ एसईओ डोजून की मौत का केस है। सिंपथाइजर्स उसे उस लड़के की मौत मानकर अफसोस जता रहे हैं, लेकिन हकीकत हमारा बॉय तो वहीं खड़ा सब देख रहा है, प्लेन साइट में हिडन, लोगों की कन्फ्लिक्टिंग राय सुनते हुए। रिफ्ट का गायब होना उसके लिए पर्सनल ट्रेजेडी है। अब वो कभी वर्ल्ड ट्री से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर भी उसे समझ आ जाता है कि ट्री नहीं तो फैमिली ही वो चीज है जिसे प्रोटेक्ट करना उसका कर्तव्य है। सीन शिफ्ट होता है HCS कैपिटल पर। वहां के हरामी लोन शार्क्स दोजन की मौत पर जश्न मना रहे हैं। सब अपनी गंदी प्लानिंग में लगे हुए हैं। कोई कह रहा है कि ग्रैनी और सिस्टर को अब आसानी से हटा देंगे। कोई और ये तक बोल देता है कि छोटी बहन को बड़ा करके यूज करेंगे। तभी एक फेमिलियर कोल्ड वॉइस कमरे में गूंजती है, अपने बॉस को बुलाओ। कट आता है चंगोब पर, जो अपने दिन में मस्त हमिंग कर रहा है। असिस्टेंट उसे अपॉइंटमेंट्स पढ़कर सुनाता है। आज फ्री है, बस एक CEO लंच है और रात को मडाम कैंग के क्लब में पार्टी। हरामी बॉस पूरी तरह सेटिस्फाइड है, कन्विंस्ड कि दोजन अब हमेशा के लिए मर चुका है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ता है, उसके सामने उसके ही आदमी तोड़े मरोड़े जा रहे हैं, खून में लथपथ। और वजह वही लड़का जिसे वो मरा हुआ मान रहा था। सीओ दोजन वो चंगब को जमीन पर पटक देता है। ठंडी आवाज में आदेश देता है, कुत्ते की तरह रेंग कर मेरे पास आ। प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, जो कभी दूसरों की जिंदगियों से खेलता था, अब खौफ में कांप रहा है। दोजान अपने जैसे बॉस की कुर्सी पर बैठ जाता है, वो ही असली लीडर की तरह। चंगोब अभी भी डिसबिलीफ में है, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जीत जाती है। वो सचमुच घुटनों पर रेंगता है, सबके सामने। दोजान की आंखों में कोई दया नहीं। वो फिर आदेश देता है, बार्क। पहली बार में चंगोब ह्यूमिलिएशन में रोने लगता है, पर दोजान तब तक रुकता नहीं जब तक वो जोर से कुत्ते की तरह भौंक न दे। पूरी जगह में उसकी डॉग लाइक बार्क गूंजती है, हर किसी को उसकी गिरावट विटनेस कराती हुई। दोजन ठंडे स्वर में कहता है, स्कम बैग्स लाइक यू ऊपर से ओबीडियंट एक्ट करते हैं, लेकिन मौके पर हमेशा धोखा देते हैं। मेरी जिंदगी सेकंड रेट कीड़े जैसे लोगों को क्रश करते हुए ही गुजरी है। चंगोब अब पूरी तरह टूटा हुआ है, बेगिंग, प्लीडिंग करता है, कसम खाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमेशा दोजान का लॉयल डॉग बनकर सर्व करेगा। दोजान ने चांगोब को सुनना बंद कर दिया। एक जोरदार थप्पड़ मारते ही उसका मुंह से खून निकल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सारा सीन उसका असिस्टेंट देख रहा था। जब दोजन ने उसे नाम लेकर बुलाया, दोजन ने साफ कहा, अब से तू इस कंपनी का नया बॉस है, किसी कमीने के नीचे काम मत कर। फिर उसने ऑर्डर दिया कि वो खुद चांग को खत्म करे। असिस्टेंट ने हाथ जोड़कर मना किया, बोला कि लीडर के बहुत कनेक्शंस हैं और अगर चंगोब की जगह वो बैठा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। उसने दोजन से एक बार और उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन दोजन के पास बकवास सुनने का टाइम नहीं था। उसने सजेशन दिया, इसके बॉडी को बैरल में बंद कर और सबूत मिटाने के लिए समंदर में फेंक दे। यही काम तो तुम लोग सबसे अच्छा करते हो। सर्वेंट्स डर गए, तो दोजन ने टोन बदल दी, अगर ये काम नहीं किया तो सबको गेट में फेंक दूंगा मॉन्स्टर के खाने के लिए। इस बात ने चंगोब को पूरी तरह तोड़ दिया। वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह से भीख मांगने लगा। कसम खाई कि वो अब कभी धोखा नहीं देगा और हमेशा दोजान का लॉयल रहेगा। दोजान थोड़ी देर सोच में पड़ा। किल कर सकता था, लेकिन उसने माना कि अब वो अपने मर्सीलेस पुराने वर्जन जैसा नहीं रहा, सॉफ्ट हो गया है। इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर चंगोब को उठाया।
चंगोब ऑलमोस्ट रिलीजियस हो गया। दिल से दुआ करने लगा कि अब दोजान कभी नाराज ना हो। उसने हाथ मिलाया, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि उसका हाथ जलती हुई आग में लिपटा है। हाँ, दोजान सॉफ्ट हुआ है, पर रूथलेस अब भी है। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये तेरी फाइनल चांस है। और अगले ही पल उसका हाथ खींचकर साफ जला डाला। पूरा हाथ चार्ड पेस्ट बन गया। मीटिंग के एंड में दोजान बिना पीछे देखे वहां से निकल गया, चंगोब की चीखों को इग्नोर करते हुए। फाइनल वार्निंग छोड़ गया, अगर फैमिली के रास्ते में कभी आए तो तुम्हारी मौत मैं खुद तय करूंगा। और अब से तुम्हारा काम सिर्फ मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, जिंदगी भर। ऑफिशियली एसईओ दोजन अब किसी के रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट नहीं करता। रिफ्ट के साथ गायब हुआ एक सिविलियन, बस। असल में वो लोकल WA मैकडॉनल्ड्स में आराम से बर्गर खा रहा है। गवर्नमेंट, हीरो एसोसिएशन, मीडिया सब उसे डेड मानकर आगे बढ़ चुके हैं। अगर वो खुद कह भी दे कि वो जिंदा है, कोई मानने वाला नहीं। और वैसे भी रिफ्ट से अकेले लौटने का सच दिखाने से उसे बस मुसीबतें ही मिलेंगी। अब सबड्यूड डॉग होंग चांग खुद उसके लिए नया घर ढूंढ रहा है। दोजान फाइनली अपनी छोटी सिस्टर को फास्ट फूड खिलाता है और बताता है कि अब वो लोग अच्छे नेबरहुड में मूव करेंगे। सिस्टर खुशी से झूम उठती है। अब वो नॉर्मल बच्चों की तरह किंडरगार्टन जा सकेगी और अगले साल एलिमेंट्री स्कूल भी। लेकिन जैसे ही स्कूल का जिक्र आया, युनयुंग का मूड खराब हो गया। दोजान हैरान। बीस्ट्स को काटना उसके लिए नॉर्मल है, पर छोटे बच्चे को संभालना उसकी स्किल लिस्ट में नहीं था। छोटी बहन ने कन्फेशन किया कि बाकी बच्चे उसे टीज करते हैं क्योंकि वो ऑर्फन है। ये सुनकर दोजन का दिल बैठ गया। उसने कामली कहा, अगर तुम उन गंदे बच्चों से जुड़ना नहीं चाहती तो मत करो। वो छोटे कमीने अपनी सजा खुद पाएंगे। अब युनयुंग खुश थी। उसे किंडरगार्टन में जाकर और बुली झेलने की जरूरत नहीं। अंदर से दोजान अपने दिमाग में एक प्लान बना रहा था जिससे उसकी छोटी बहन को एक प्रेस्टीजियस प्राइवेट स्कूल में भेजा जा सके, जहां कोई उसे नीचा ना दिखा सके। उस रात सीओ दोजन को पता चला कि किम योंगू ने उसकी दादी और बहन को किसी रैंडम मोटेल में छुपा रखा था, जबकि वह खुद रिफ्ट में फंसा हुआ था। ग्लास का बदमाश लगभग उसकी पीठ तोड़ ही रहा था माफी मांगते हुए। उसने सोचा कि मोटेल उनकी कंपनी के अंडर है, इसलिए यह किसी और जगह से सेफ है। दोजान के पास आज लैकिस के साथ उलझने की एनर्जी नहीं थी, इसलिए वह सीधे रूम में गया और अपनी दादी को फिर से देखा। छोटी युनयोंग ने उसे बेर हग के साथ पकड़ लिया और दादी ने अपने हाथ उसकी हाथ में रखे हुए आंसुओं के साथ। वह बस खुश थी कि उसका पोता जिंदा वापस आया। शुरुआत में हार्डेंड वॉरियर चौंक गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने फैमिली की वार्मथ महसूस की, उसने उनके प्यार को स्माइल के साथ स्वीकार कर लिया। छोटी युनयोंग को मैकडॉनल्ड्स पसंद आ गया है, इसलिए वे अक्सर वहां खाना खाने जाते हैं। आज उसने बड़े भाई के जॉब, हीरो बनने के बारे में सवाल किए। जब पूछा गया कि उसे हीरो वाला भाई पसंद है या नहीं, युनयोंग ने नॉनशलेंटली कहा कि उसे पसंद नहीं। हीरोज स्ट्रांग और कूल होते हैं, लेकिन हमेशा डरावने मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए खतरे में रहते हैं। कभी कभी वे मर भी जाते हैं। और छोटी युनयोंग बस चाहती है कि उसका भाई दादी और खुद के साथ लंबे समय तक जिए। दोजन इतने समय तक माइंडलेस ब्लडशेड के आदी था। किसी का उसकी वेलबीइंग के लिए वरीड होना उसके लिए एक नई फीलिंग थी। पुराने हार्श वर्ल्ड में वह लास्ट ह्यूमन सर्वाइवर था। उसने मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स से लड़ाई लड़ी जो आपकी कल्पना से भी परे थे। इस प्रोसेस में उसने बहुत कुछ खोया। अब जब उसे दूसरी दुनिया में दूसरा चांस मिला है, कुछ बेहद प्रेशियस उसके साइड में आ गया है। जो फीलिंग्स वह लॉन्ग भूल चुका था, वे वापस सरफेस पर आ रही हैं। इस दुनिया में शायद वह खुश रह सकता है, शायद वह सिर्फ एक शांत जीवन जिए, जॉय और लव के साथ। जब वह अंदर से फजी और वार्म फील कर रहा था, कोरियाज हीरो एसोसिएशन केओस में थी। नेट वोंग, कोरिया हीरो एसोसिएशन के फाउंडर और वर्ल्ड हीरो फेडरेशन के डायरेक्टर, रीसेंट रिफ्ट इंसिडेंट या उसके लैक के कारण स्ट्रेस थे। उनके बेस्ट लोग साइट की इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे, लेकिन कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अपनी टेरिटरी की स्थिति को लेकर क्लूलेस फील करना फाउंडर को फ्रस्ट्रेट कर रहा था। यह मान लेना गलत नहीं कि स्पॉन्टेनियसली डिसअपियरिंग रिफ्ट कभी भी रीअपियर हो सकता है। उनकी असिस्टेंट ने उनकी वरीज से अग्री किया। उसने सोचा वेव आना बेटर होता, कम से कम अननोन वेरिएबल्स की चिंता नहीं करनी पड़ती। डायरेक्टर तैवंग ने उसकी वर्ड्स बीच में काट दी।
ताकि वह और गुस्सा ना हो। अनसर्टेनिटीज को लेकर वरीड होने के बावजूद वह खुश था कि कोई हार्म्ड नहीं हुआ। ना ताइवोंग दुनिया के टॉप 100 रिस्पेक्टेड और स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज में से एक हैं। ये वाइडली स्पेक्यूलेट किया जाता है कि अगर वह प्रेसिडेंट के लिए रन करें तो आसानी से हिस्ट्री के सबसे ज्यादा वोट्स जीत सकते हैं। उनके वर्ड्स और इन्फ्लुएंस आसानी से डोमेस्टिक कंग्लोमरेट्स को टॉपल कर सकते हैं अगर वह चाहें। थैंकफुली उनकी इंटरेस्ट नीदर नेशंस पावर में है ना ही कंग्लोमरेट की वेल्थ में। सिर्फ उनकी केयर है लोगों की सेफ्टी के लिए, यानी वह सच में एक रियल वन है। चाहे समय लगे, वह चाहता है कि रिफ्ट की पेरिमीटर की थरो इन्वेस्टिगेशन हो। आसपास के रेजिडेंट्स पहले ही अपने प्रॉपर्टीज एसोसिएशन को बेचने के लिए अग्री कर चुके हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ताइवोंग चाहता है कि वह लोगों को उनके होम्स के मार्केट प्राइस से ज्यादा ऑफर करे। ये कम से कम है जो वे इनकन्वीनियंस देने के बाद कर सकते हैं। सभी रिलायबल सोर्सेज ने बताया कि मल्टीपल रिफ्ट्स अलग अलग कंट्रीज में हुए हैं। चाहे जैसे देखें, कुछ तो हो ही रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना पहले ही अपने रिफ्ट्स की कंट्रोल स्टेजेस में हैं। मेजर नेशंस में यूनाइटेड किंगडम सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। रिलायबल और वेटरन हीरोज अन्य रिफ्ट्स क्लियर करने के लिए डिस्पैच किए गए हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम स्क्वाड बस यूजलेस साबित हुआ। यूके रिफ्ट को खत्म करने के महीने लॉन्ग मिशन ने आखिरकार ग्लेरिंग डिफीट के साथ क्रम्बल कर दिया। यूके रिफ्ट वेव ऑफिशियली शुरू हो गई है। सिटी और लोग अपने दिन की रूटीन के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। भीड़ में एसईओ डोजन भी था, पेडेस्ट्रियंस में ब्लेंड करते हुए। आज उसका डेस्टिनेशन है उसका फेवरेट शॉप हीरो कॉम्प्लेक्स में। जैसे ही वह डोर से अंदर गया, काउंटर संभाल रहा डूड इंस्टिंक्ट से ग्रीटिंग देने लगा, लेकिन उसका फेस देखते ही चोक कर गया। उसके बॉडी के हर हेयर स्ट्रैंड डर से खड़े हो गए ब्लैक हेयर्ड यंग मैन को देखकर। आज उसके मैनेजर भी स्टोर में थे, इसलिए उसे इस सैडिस्टिक कस्टमर से अकेले डील नहीं करना पड़ेगा। मैनेजर ने तुरंत उस पेपर को बंद किया जो वह पढ़ रहा था और नजर उठाई। उसकी वॉइस कंट्रोल्ड थी, लेकिन गुस्से का टिंट था। यह वही गाय है जो अपने पुश ओवर कैशियर को लो ग्रेड क्रिस्टल्स खरीदने के लिए फोर्स करता है। दोजन ने अपने बैकपैक को केयरलेस तरीके से हटाया और पूरे बैग को ग्राउंड पर फेंक दिया। अच्छा हुआ कि मैनेजर यहां है, ताकि उसके मैजिक क्रिस्टल्स की सेल जल्दी हो सके। मिस्टर मैनेजर को उम्मीद थी कि फिर से लो ग्रेड क्रिस्टल्स फ्लोर पर स्पिल होंगे। उसे ऐसे स्मॉल टाइम बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। दोजन को पसंद नहीं कि उसे टर्न अवे किया जाए जब वह सिर्फ फेयर ट्रेड चाहता है। मैनेजर या कोई भी सेन बिजनेस ओनर सिर्फ 1% फीस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बेहतर होता अगर यंग मैन बस चला जाता। डोजन ने इंसिस्ट किया कि उसके साथ बिजनेस रिफ्यूज करना मिस्टर मैनेजर के लिए बड़ी मिस्टेक होगी जिसे वह रिग्रेट करेगा। मैनेजर ने उसे दूर करने की कोशिश जारी रखी, बैग की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं समझी। यह उसका लास्ट वार्निंग था। जवाब में दोजान ने बैकपैक को किक किया और उसके कंटेंट स्टाइल्स पर गिर गए। एक्सपीरियंस्ड क्रिस्टल ट्रेडर्स, कैशियर और मैनेजर तुरंत पहचान गए कि ये रॉक्स क्या हैं। वह क्रूड बैग दरअसल हीरोज मैजिक क्रिस्टल से भरा था, लेजेंडरी ट्रेजर जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। दोजन को रफ आइडिया था कि ये चीजें कितनी कीमत की हैं। वह जानता था कि उसके पास प्रीमियम स्टफ है। हीरोज मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल इनफेमस मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड कोरोर समान ने न्यू एज ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में किया था। एक रात लेबोरेटरी एक्सीडेंट ने उसके लाइफ और दुनिया की परसेप्शन बदल दी इस छोटे रॉक के बारे में। हीरोज मैजिक क्रिस्टल ने क्वारसमन को पावरफुल हीरो के रूप में अवेकन किया। तब से यह क्रिस्टल हीरो अवेकनिंग्स और मना एनहांसमेंट के लिए प्राइसलेस आइटम बन गया। इतनी रेयर एनर्जी सोर्स को अल्ट्रा हाई एंड प्रोडक्ट क्लासिफाई किया जा सकता है। पावर मूव के तौर पर दोजान ने उन श्मक्स को कहा कि अपने सामान पैक करें और वह निकल गया। मिस्टर मैनेजर ने तुरंत अपने डिसमिसिव और एरोगेंट टोन को वेलकमिंग में बदल दिया। उसने यंग मैन को वीआईपी सीट्स तक एस्कॉर्ट किया और ड्रिंक्स ऑफर किए, जबकि कैशियर क्रिस्टल्स पॉलिश कर रहा था। दोजन को सिचुएशन को अपने हेड में रिवर्स करना पसंद था। एक सेकंड पहले वह दूर भेजा जा रहा था, अगले ही सेकंड वह आइस्ड बेवरेज साइप कर रहा था। उसका ओपनिंग डिमांड था फुल प्राइस विद 0.5% कमीशन। जैसे ही मैनेजर ने स्लाइट बल्किंग दिखाया, उसने डील पुल करने की थ्रेट दी। प्रायर ट्रेड्स में दोजान 1% अग्री करता था, अब वह पहले से ही एबिजमल रेट को और भी लोअर कर रहा था। सच कहें तो वह बस अनॉयंस की वजह से ऐसा कर रहा था। जवाब में मैनेजर ने सिर झुकाया
और सबसे सिंसियर अपॉलॉजी देने की कोशिश की, लेकिन दोजान खाली अपॉलॉजी सुनकर टायर्ड था। वे या तो उसका रेट एक्सेप्ट करें या वह अपना बिजनेस कहीं और ले जाएगा। सिंपल। काउंटर पर कैशियर अंदर से डोजेन को कर्स कर रहा था कि वह इतना रूड प्रिक क्यों है। एक्टिंग देखकर भी उसे लगता था कि किड उसे बिगर कट देने के लिए कन्विंस नहीं होगा। मैनेजर ने फोकस करके लंबा लेक्चर दिया, मैजिक क्रिस्टल मार्केट्स और प्राइसिंग के बारे में। डोजन के पास इतने लॉन्ग विंडेड यैपिंग सुनने का टाइम नहीं था। उसने अपना ड्रिंक खत्म किया और सीट से उठ गया, जिससे मैनेजर पैनिक में आ गया। लाइफ टाइम के डील उसके हाथ से स्लिप होने का डर देखकर मैनेजर ने 9% कमीशन ऑफर किया। काम नहीं किया। फिर 8% प्रपोज किया। यह कंटिन्यू हुआ 8 से 7, 6 और 5 तक। इस रेंज में उसकी शॉप को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला था। मैनेजर डिस्पेयर में था। तभी एसईओ दोजन ने पाउंस किया और पास्ट डीलिंग्स के रिस्पेक्ट में 1% सेटल करने को अग्री कर लिया। अंदर से मैनेजर चिल्लाना और ब्लेटेंट एक्सटॉर्शनिस्ट को कर्स करना चाहता था। वह प्रोडक्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दोजन के अगले वर्ड्स ने लगभग मैनेजर को एक्साइटमेंट में हिला दिया। आज जो एक बैग वह लाया था, उसके अलावा उसके पास 7 और बैग्स प्राइसलेस क्रिस्टल्स के थे। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जल्दी प्रोड्यूस और साइन किया गया। डील ऑफिशिएट करने के कुछ मिनट्स बाद 67 अरब दोजन के बैंक अकाउंट में एंटर हो गए। ये लगभग $48 मिलियन के बराबर है। इस रेट पर उसका 110 अरब हाउस भी दूर नहीं लगता। प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल गेट से हाई ग्रेड मैजिक क्रिस्टल्स लेना टाइम कंज्यूमिंग है। अगर वह रिफ्ट जोन्स में फ्रीली ट्रैवल कर सके तो आसानी से ट्रेजर्स फार्म कर सकता है। फोन स्क्रीन देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज पूरे कंट्री में भेजा गया। यूनाइटेड किंगडम के सदर्न रीजन में वेव आउटब्रेक फाइनली पब्लिक अनाउंस किया गया। इस बीच सभी को यूके ट्रैवल करने से बैन कर दिया गया। रियल वर्ल्ड की रियल प्रॉब्लम पढ़कर डोजान का शॉप मैनेजर के साथ उलझने में इंटरेस्ट खत्म हो गया। पहले चाहे कंट्री या एसोसिएशन कोई भी हो, वह खुद रिफ्ट सील करने इंटरवीन कर सकता था। लेकिन अब वह आदमी नहीं रहा। उसके पास और भी फुलफिलिंग मैटर्स हैं। आज रात का डिनर दोजन के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर था और वे एक्सपेंसिव मीट ले रहे थे। लिटिल यूनियोंग का मुंह पोर्क और बीफ की मार्बलिंग देखकर पानी भर गया। एक्सपेंसिव मीट और सक्यूलेंट साइड डिशेस लगातार टेबल पर आते रहे। मेन्यू के प्राइस टैग को देखकर ग्रैंडमा वरीड हुई और अपने पोते से पूछा कि यह ठीक है क्या। 100 ग्राम के लिए 2,50,000 काफी ज्यादा है। दोजान ने उसकी वरीज तुरंत डिसमिस कर दी। क्रिस्टल हार्वेस्ट से पैसे कमाने के बाद वे जितना चाहें खा सकते थे और बैंक अकाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनियों का पहला बाइट उसे वाइल्डली लग्जूरियस बीफ का टेस्ट दिला गया। दोजन ग्रिल पर और मीट डालता रहा, जबकि ग्रैंडमा एप्रीहेंशन में देख रही थी। हेल, टेबल पर और भी फ्रेश रिब्स, प्राइम रिबाय, स्ट्रिप लॉइन और स्कर्ट मीट आने वाला था। अब स्केल रिडिकुलस हो गया था। 2 और आधे लोग इतनी फूड फिनिश कैसे कर सकते हैं। ग्रैंडमा प्रोटेगोनिस्ट की एपेटाइट अंडर एस्टिमेट कर रही थी। लिटिल यूनियोंग ने ग्रैंडमा को कन्विंस किया कि एक्सपेंसिव स्टफ ट्राई करे। अपनी स्वीट गर्ल के ऑफर को रिफ्यूज न कर पाने की वजह से ग्रैंडमा ने मान लिया। एक्सपेंसिव मीट का एक बाइट ही सारी वरीज को खत्म कर दिया। इसके बाद हैप्पी फैमिली ने एक्सट्रावेगेंट डिनर एंजॉय किया, स्माइल्स और लाफ्टर के साथ। दोजन को पता नहीं था कि एक अटेंशन ग्रैबिंग यंग वुमन रेस्टोरेंट में एंटर हुई। जहां भी वह गई, बाकी गेस्ट्स की नेक ऑलमोस्ट टूट गई। वुमन सीधे सीओ दोजन की तरफ बढ़ी और डिसाइसिवली उसका अटेंशन कॉल किया। वह सिर्फ कुछ पल उसके साथ बात करना चाहती थी, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन दोजन ने फैमिली के डिनर इंटरप्ट करने के लिए उसे तुरंत कट किया। अगर वह कुछ कहना चाहती है तो उसे वापस आना चाहिए जब यह फ्रीकिंग मील खत्म हो जाए। हुनुयान ने नेम कार्ड निकाल लिया, उम्मीद करते हुए कि यंग मैन उसका नाम सुनकर टोन चेंज करेगा। पर दोजान सिर्फ मीट ग्रिल और ईट करता रहा, उसकी प्रेजेंस को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। इसलिए रिनाउंड एस रैंक हंटर ने अपनी प्राइड स्वॉलो की और धैर्य से रेस्तरां के वेटिंग रूम में बैठ गई। इतना बड़ा स्टार नॉर्मल लोगों के बीच बैठा था, इसलिए वह नेचुरल ही अटेंशन का सेंटर बन गई। मेन और वुमन बार बार उस वुमन को देख रहे थे जो हीरोइज्म के पिनाकल पर खड़ी थी। वह सिर्फ एस क्लास हीरोज की नेशनल रैंकिंग में चौथे नहीं थी, बल्कि अधिकांश लोग उसे दुनिया के टॉप 10 सबसे सुंदर हीरोज में भी रखते। चारों तरफ के सिविलियंस अपने मन में एक ही सवाल कर रहे थे, कौन है जो हुनियन को वेट करवा रहा है। ब्लेटेंट विस्पर्स को इग्नोर करते हुए
जूयन ने वो ब्रीफ इंटरैक्शन याद किया जो कुछ मिनट्स पहले हुई थी। जितना उसे पता था, एसईओ दो जून ने अपना पहला गेट 2 महीने पहले एंटर किया था। वह जीवित बाहर आया और अब अवेकेंड बनने के सस्पिशन में था। माना जाता था कि रीसेंट मापो रिफ्ट इंसिडेंट में वह मर गया, लेकिन यहां वह जिंदा है और अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा है। सभी डिटेल्स जो सेंस में नहीं थीं, उसके अलावा यंग मैन की एक शार्प लुक ने एस रैंकर जैसी जेन को एज पर ला दिया। एक न्यूली अवेकेंड गाय 2 महीने में एस रैंक तक नहीं पहुंच सकता, सही? यहां तक कि ऑयल टाइकून कैफमोर, जिसने मैजिक स्टोन्स पर वेल्थ खर्च किया, को पीक तक पहुंचने में लगभग 5 महीने लगे। रैशनलाइज करते हुए जूयन ने सोचा कि डोजन के पास कोई अननोन स्पेशल एबिलिटी जरूर होगी। अंत में डोजन, ग्रैंडमा और लिटिल यूनियंग ने अपना पेट भर लिया और मूड लिफ्टेड था। एग्जिट के पास जूयन ने मिस्टीरियस यंग मैन से फाइनली बात करने के लिए वॉक किया। जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, एक और पार्टी रेस्टोरेंट में सुपीरियॉरिटी के साथ एंटर हुआ। दोजान की आइज यूजुअल से शार्पर हो गई इस आदमी को देखकर। ये स्कीवी लुकिंग बास्टर्ड दोजान को अलाइव और किकिंग देखकर सरप्राइज हुआ, खासकर उनके डेडली गेट के एक्सकर्जन के बाद। लूनेटिक कांग चोलवू। वह वास्तव में डोजन की कॉकरोच लाइक रेजिलियंस से अम्यूज था। इवन जुयान ने सिंगल ग्लांस में इस ट्रबल मेकर को रिकॉग्नाइज किया। रेस्टोरेंट के बीच में टेंशन्स बढ़ी और साइलेंस छा गया। डोजुन ने बास्टर्ड के शैलो इंसल्ट्स इग्नोर किए और जुयन को बुलाया। चियोल वू को सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि एक एस रैंक हीरो कॉकरोच से बात कर रही थी। दोजान ने रिक्वेस्ट किया कि वह थोड़ी देर के लिए उसके फैमिली का ध्यान रखे। उसे बस एक टैक्सी फ्लैग करना है ताकि वे राइड करके घर जा सकें। जब वह ओवरड्यू डेट कलेक्ट करे तो उनके दूर होना कन्वीनियंट होगा। थैंकफुली हुनवान बहुत रीजनेबल यंग वुमन है। उसने वही किया जो डोजन ने कहा और ग्रैंडमा और छोटी लड़की को अश्योर्ड किया कि सब ठीक होगा। उसने उन्हें गुड बाय वेव किया, लेकिन उनकी कंसर्न साफ थी। जियन ऑकवर्डली वहीं खड़ी रही जब टैक्सी डिपार्टेड। जैसे ही वे रेस्टोरेंट से दूर हुए, अंदर से एक रिसाउंडिंग और क्रिस्प स्लैपिंग साउंड गूंजा। अपने लव्ड वंस बाहर होने के बाद डोजुन फाइनली पीजी एक्ट ड्रॉप कर सकता है और को स्लैप कर दिया। वह इतनी फास्ट मूव कर रहा था कि चियोल वू ने अपना स्विंग देख भी नहीं पाया। उसे सिर्फ अपने चीक में स्टिंग का पेन फील हुआ। इतनी ह्यूमिलिएटिंग अटैक से एम्बैरेस्ड होकर चियोल वू ने टीथ ग्रिट किए और रिटेलिएट करने के लिए चार्ज किया। एक सर्वर ने फाइट रोकने की कोशिश की, डरते हुए कि अवेकनर्स कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने पर पूरे रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसकी रीजनेबल रिक्वेस्ट अनरीजनेबल वायलेंस से मिली। फॉर्चुनेटली उसे ज्यादा हार्म नहीं हुआ। सियोजुन ने काल्मली कहा कि सब लोग बाहर जाएं और रूम क्लियर करें, अपनी सेफ्टी के लिए। चीवू ट्रिगर करना आसान है। वह मसल ब्रेन्ड इडियट है जो अच्छे ट्रैश टॉक का भी सोच नहीं सकता। इसके लिए उसे फेस पर एक और स्ट्राइक मिली। वह पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड था, अपने हेड पर नकल का कांटेक्ट महसूस करते हुए। कांग चियोल वू वो बास्टर्ड है जिसने ओरिजिनल एसईओ दो जान को एक गेट में लॉक किया और उसे डेड छोड़ दिया। भले ही डायरेक्टली स्लाइट न हुआ हो, हमारा एमसी अभी भी इस फेस के लिए डीप रिजेंटमेंट रखता है और बात करना चाहता है। शियोल वू, गॉब्लिन लुकिंग गून, स्निकर करता है और बताता है कि कैसे डोजान की ईवल स्टेपमदर ने सब कुछ करवाया। देखकर कि इडियट से इन्फो एक्सट्रैक्ट करना सोच से आसान था, दोजान ने फोन निकाला और वीडियो ऐप पर रिकॉर्ड बटन दबाया। उसे बस कन्फेशन का क्लियर और कंसाइस रिकॉर्डिंग चाहिए ताकि फ्यूचर में लाइफ आसान हो जाए। एक बार फिर चीवू उसके नॉनशलेंट से इंसल्ट हुआ। उसने अपनी फिस्ट में पावर जमा की, दोजान की मदर को टवाउसन कहा और अनमैच्ड इंटेंसिटी के साथ अटैक किया। वह जॉब फिनिश करना चाहता था जिसे पहले फेल किया। वह सी दोजान को फाइनली मारना चाहता था। बिग गून के लिए दुर्भाग्य से उसके प्रिमिटिव अटैक्स एक्सपर्ट मैनिपुलेशन ऑफ ची के सामने कुछ नहीं थे। दोजान ने वायलेंट पंच को सॉफ्ट टच से मीट किया और एनिमी की फिस्ट को ऐसे हवा में भेज दिया जैसे उसने इम्पेनेट्रेबल बाउंसी बैरियर पर हिट किया हो। कांग चियोल वू ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। नॉर्मली वह ब्रूट फोर्स से किसी भी चीज को पार कर देता था। अब उसे लग रहा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने है जिसे वह अपने टाइनी पी ब्रेन से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। अचानक वह अपने पैरों से गिरा।
डोजुन ने अपने बॉडी की ट्रेजेक्ट्री फॉलो की, जैसे हंटर अपने प्रे के साथ खेल रहा हो। फिस्ट्स क्रैकिंग स्कल की आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंजी, जबकि अर्लियर की सर्वर ने पुलिस डायल करने की कोशिश की। कॉल बटन दबाने से पहले एक डेंटी हैंड ने फोन हटा लिया। ब्राइट स्माइल के साथ हुनुयन ने सर्वर को एश्योर्ड किया कि वह सब कुछ संभाल लेगी, अथॉरिटीज इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर्वर बस खुश थी कि उसकी ब्रेकडाउन में कंफर्टिंग फेस दिखाई दिया। स्लैप्स, स्क्रैचेस और पंचेस कैंग चियोलवू के बॉडी पर लैंडेड, उसे ब्रेथ लेने का मौका नहीं मिला। जीएन के अनुसार ये लो लाइफ बी रैंक हीरो है। उस रैंक में ज्यादा लोग उसे हेल्पलेसली बीट नहीं कर सकते। इस बीट डाउन के आधार पर डोजान को ए रैंक क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन फाइट अभी भी एक तरफा लग रही थी। हुनुयान ने केयरफुल होकर दोजान को एक मोमेंट के लिए स्टॉप करने के लिए कहा। उसे बस यह वरी थी कि कांग चीवू ज्यादा देर तक बीटिंग झेलने से मर सकता है। उसकी बात सुनते हुए दोजान ने गॉब्लिन गून के लिम्प बॉडी को ग्राउंड पर ड्रॉप किया और हाथ साफ किए। क्लियरली कुछ वेंडेटा था दोनों के बीच। जुयान ने यंग मैन से पूछा कि वह कंग चीवू के बारे में कितना जानता है। दोजन शायद पूरी पिक्चर नहीं जानता, लेकिन उसे इतना पता है कि वह बास्टर्ड के खिलाफ वेंजेंस ले सके। हुनुयन ने वॉर्न किया कि यह पीस ऑफ डर्ट कैंग चीवू कैंग योंगपियो से कनेक्टेड है, जो एस रैंक हीरो है। दोजान पहले से ही यह फैक्ट जानता था और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। जुयन ने कभी किसी को इतना रेकलेस और इंसेन नहीं देखा। यह डूड एस रैंकर के हाथों कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करता। हुनुयान ने बताया कि कांग योंगपो अपने डेलिंक्वेंट कजन के बहुत प्रोटेक्टिव हैं। यह रेस्टोरेंट इंसिडेंट निश्चित रूप से उस पावर हाउस तक पहुंचेगा। जब ऐसा होगा, ब्लड स्पिल होगा। दोजान ने जुयन की वरीज को स्कॉफ किया। वह आखिरी व्यक्ति है जो किसी हॉट शॉट एस रैंकर से डरता। फ्यूचर की प्रॉब्लम से ज्यादा उसे यह अनॉयंस है कि जुयन उसके लाइफ के बारे में इतना जानती है। अब जब गॉब्लिन गून डाउन है, दोजन की एनमिटी नोसी एस रैंकर पर शिफ्ट हो गई है। फेस टू फेस फेरल यंग मैन ने उसे स्टेयर किया। हुनन कोई पुशओवर नहीं है। सिंपल इंटिमिडेटिंग आई कॉन्टैक्ट से वह केव नहीं करेगी। चेंजिंग द सब्जेक्ट, उसने अचानक आने के लिए माफी मांगी और अपना एजेंडा बताया। उसके अंकल ने उसे बस आने और बात करने के लिए कहा था। जब उसने देखा कि हीरोज मैजिक क्रिस्टल्स का बैग दोजान ने बेच दिया, जियन ने बाकी सब पर हाथ रखने की इच्छा जताई। वह हर पीस खरीदना चाहती थी, चाहे प्राइस कुछ भी हो। दोजान ने उसे वॉर्न किया कि यह चीप नहीं होगा। उसके पास काफी प्रेशियस ट्रेजर्स स्टॉक पाइल है। उसने अश्योर किया कि एक एस्टैब्लिश्ड एस रैंक हीरो के एसेट्स नॉर्मल लोगों की इमेजिनेशन से बाहर हैं। दोजान को बेचने में कोई विरोध नहीं था, बस एक कंडीशन थी। ट्रांजैक्शन से पहले कुछ खास नहीं, बस एक छोटा फेवर, कम से कम हन येन जैसी रिनाउंड के लिए। सिटी में कहीं और एक्सपेंसिव अल्कोहल बॉटल्स के फ्लोर पर गिरने की आवाज सुनाई दी। दोजन की ईवल स्टेप मदर नई जानकारी पाकर शॉक में थी कि उसका अलेजिडली डेड स्टेपसॉन जीवित है। उसके लोग पूरी तरह श्योर थे कि बच्चा रिफ्ट में मर गया। अब उसे पता चल रहा था कि डोजान रेजिलिएंट कॉकरोच की तरह सरवाइव कर गया। ऐसी बॉस होना मजेदार नहीं हो सकता। उसे मिस इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। हीरो एसोसिएशन ने भी डोजन को डेड लेबल किया था। ईवल स्टेप मदर एक्सक्यूजेज नहीं सुनना चाहती, उसे एक्शंस चाहिए। स्थिति और खराब तब हुई जब उसे कैंग ची वू की डिफीट की खबर मिली, दोजन के हाथों। अब यह सेफ है। मान लेना कि सियो दोजुन पहले से जानता है कि उसके अटेम्प्टेड मर्डर के पीछे कौन है। हियरिंग की वह इम्प्लीकेटेड हो सकती है। ईवल स्टेप मॉम ने टेरर में गल्प किया। वह दोजान से डरती नहीं, बस इस हैसल को लेकर वरीड थी कि उसके फादर या हस्बैंड को पता चल जाए। वह सब कवर कर सकती है, लेकिन मीडिया तक खबर पहुंची तो ग्रुप्स स्टॉक प्राइस नोज डाइव करेगा। इसलिए उसने अपने लोगों को मीडिया इंटरसेप्ट करने का ऑर्डर दिया। अगर वे फेल हुए, टी ग्रुप और डब्ल्यू ग्रुप डील्स और एडवर्टाइजमेंट्स पूरी तरह बंद कर देंगे। पुलिस को भी पेरोल पर रखना जरूरी था। ईवल स्टेपमॉम के लोग पहले से ही सब बेसिस कवर करने लगे थे। थोड़ी कॉम्पिटेंस होने की वजह से उसका प्रेशर कम हुआ। बॉल्डी डायरेक्टर ली ने विस्पर किया कि चाहे कितने भी कवरअप जॉब्स करें, यह रियल प्रॉब्लम का फंडामेंटल सॉल्यूशन नहीं है। उस नोट पर बॉल्ड डायरेक्टर के पास प्लान हो सकता है जो हेडेक खत्म कर दे। बस कैंग चिवू के कजन इनफेमस कैंग योंगपियो का इस्तेमाल करना होगा। स्टेप मॉम जैसी लोग भी एस रैंकर के बारे में जानती हैं। कैंग चियोल वू ट्रैश हो सकता है हीरो वर्ल्ड में,
लेकिन सब जानते हैं कि वह अपने पावरफुल कजन के करीब है। असल में कैंग ची वू सिर्फ पॉन है जो कजन के ऑर्डर्स पर डर्टी वर्क करता है। दोनों हेड में सिख हैं। अगर चीवू पुलिस से पकड़ा गया और मीडिया में स्मीयर हुआ तो एस रैंक हीरो के लिए भी अच्छा नहीं दिखेगा। असल में उसने पब्लिक रिलेशंस डिसास्टर हैंडल करने के लिए पहले ही एक्शन लिया है। ईविल स्टेपमॉम ने डिसाइड किया कि वह जल्द से जल्द कॉन्ग योंगपो से मिलेगी। साथ ही HCS कैपिटल का डॉग होंगचोंग ओपनली एनिमी के साथ अलाइड है और अब दोजन के फैमिली की देखभाल कर रहा है। इसके लिए स्टेपमॉम चाहती है कि प्रोसिक्यूटर 1 मिनट में फोन पर हो। जो लोग उसके कैंप को छोड़ेंगे उन्हें पूरी कीमत चुकानी होगी। अगले दिन हम एक ग्रुप ऑफ हीरोज को कोरिया के 37 रिफ्ट जोन्स में से एक में एंटर करते हुए देखते हैं। उन रिफ्ट जोन्स में से 5 जोन्स सिक्योर्ड गेट्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। बाकी सिर्फ कोऑर्डिनेटेड स्केड्यूल के साथ हीरो एसोसिएशंस के एफिलिएटेड हीरोज रेड कर सकते हैं। आज मिस हुनियन खुद एक टीम लीड कर रही है। अपने एस रैंक आईडी से उसके पास प्रैक्टिकली लिमिटलेस एंट्रीज हैं किसी भी गेट में। विविध सेना के हीरो, फैंसी इक्विपमेंट और वेपन्स के साथ एक यंग मैन बीटअप हुडी में खड़ा था। ह्यूनुयन ने रैंक जोंग उन्स क्लियो गिल्ड को टेम्पररी ग्रुप चुना हंट के लिए। एस रैंक्स हंट में हिस्सा लेना रेयर है, इसलिए वे हाइप्ड थे। जुयन ने सोचा कि वह बस कुछ फन करना चाहती है और मसल्स स्ट्रेच करना चाहती है। असल में उसने यह पूरा सेटअप इसलिए किया था ताकि यंग मैन को बैक में क्लीन एंट्री मिल सके गेट में। सीओ दोजुन अग्रीड कि वह बाकी के अपने मैजिक क्रिस्टल स्टॉकपाइल को मार्केट प्राइस पर जॉन को बेच देगा अगर वह उसे रिस्ट्रिक्टेड रिफ्ट जोन में जाने दे। उसे बस हायर लेवल जोन्स में हंटिंग करके ज्यादा पैसे कमाने हैं। रिफ्ट जोन्स में सच में हर तरह के ट्रेजर्स होते हैं, लेकिन बिना डर के ऐसे मुश्किल जोन में जाकर प्रॉफिट कमाना बस पागलपन है। वैसे जुयन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे बस उन हीरो मैजिक क्रिस्टल्स पर हाथ लगाना था। कुछ मिनटों के डार्क टनल ट्रेवर्स करने के बाद ग्रुप आखिरकार ब्राइट वुडेड एरिया में आया। अपनी क्यूरियोसिटी रोक न पाकर इंजू जुयन से बार बार पूछने लगी कि उस यंग मैन का असली आइडेंटिटी क्या है जो उनके पार्टी को शैडो कर रहा है। जुयन ने बस दोजन को किसी एक्वेंटेंस के तौर पर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कोई भी हाफ आस्ट जवाब नहीं मान रहा था। इंजू ने स्पेक्युलेट किया कि शायद वह क्वीन जियान का बॉयफ्रेंड है। बजिंग से थककर जुयन ने इंजू को पार्शल ट्रूथ बता दी और कन्फेस किया कि यंग मैन वहां इसलिए है क्योंकि उसे उस पर एक फेवर बाकी है। हर दिन ऐसा नहीं होता कि कोई एस रैंक हीरो किसी का फेवर ऑफ करे। पार्टी अपनी अलग अलग कॉन्वर्सेशन में खो गई थी कि अचानक एक जियंट शेडो ने सूरज को ढक दिया। सबने अपनी आईज ऊपर उठाई और बीस्ट को देखा। ए रैंक गिल्ड होने के नाते क्लियो हीरोज तुरंत अपनी वेपन्स निकालकर पोजीशंस में आ गए। फर्स्ट इनकाउंटर था फियरसम कॉकेट्रिस। जुयन ने एक्सपर्ट रेडर होने के नाते ऑर्डर्स क्लियर और कंसाइज दिए। जिंगू और डियान डिफेंस संभाल रहे थे, जबकि सन हो लेग्स पर एम कर रहा था। रोल्स असाइन करने से पहले एक फिगर ब्लर हुआ और सबके बीच से शूट कर गया। एक सिंगल इंपैक्टफुल लीप में उसने एरियल गैप क्लोज किया। सोडोजुन ने ग्रुप प्लान्स को डिसरिगार्ड किया और बर्ड के साथ 1-on-1 के लिए लीप किया। क्लियो हीरोज बस स्लैक जॉड थे। उन्होंने कभी किसी को इतना ब्रेजन नहीं देखा। एनर्जी अपने फिस्ट में गैदर करते हुए दोजन फर्स्ट ब्लड के लिए तैयार हुआ। चार्ज से पहले गिल्ड मास्टर इंजू अपने बैड लक पर स्ट्रेस कर रही थी। ग्रुप अभी बैरली गेट में थी और ट्रबलसम ओपोनेंट ऑलरेडी सामने आ गया। ग्रुप ऑर्गेनाइज होने से पहले दोजन ने अपना बैग जमीन पर ड्रॉप कर दिया। जियन शॉट्स दे रही थी और वह हवा में बुलेट की तरह बर्स्ट कर रहा था। वह एब्सोल्यूट स्पीड डीमन था। एक ही जंप में उसने बर्ड का एरियल एडवांटेज न्यूट्रलाइज कर दिया। स्काइज में उसने फील्ड कंट्रोल कर लिया। उसका फायरी एनर्जी थिक और बर्निंग था। ओवरग्रोवर चिकन के पास स्पीड या रिएक्शन टाइम नहीं थी इनकमिंग अटैक ब्लॉक करने के लिए। नतीजा, बर्ड ने फुल पावर्ड पंच अपने बीक पर खाया। बर्ड जमीन पर, ह्यूमन क्लाउड्स में। एक पोएटिक रिवर्सल। दोजन ग्रुप के सामने लैंड किया। उसने एक भी स्वेट ड्रॉप नहीं किया। कॉकेट्रिस मौत के कगार पर, फिस्ट का मार्क उसके फेस के साइड पर विजिबल। क्लियो गिल्ड लोग और उनका एस रैंक कैरी डम फाउंडेड थे। ब्रूटैलिटी विटनेस करने के बाद दोजन ने लेग उठाकर बर्ड के हेड पर स्टॉम्प करना शुरू किया जब तक वह मीट पेस्ट में नहीं बदल गया। यह एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन कॉकेट्रिस को मारने के लिए बहुत फोर्स चाहिए।
हर स्टॉम्प और किक के साथ स्कल क्रैकिंग और ब्लड स्पर्टिंग की आवाज ग्रुप को मॉडिफाई कर रही थी। अब इंजू सच में क्यूरियस हो गई कि वह गाय कौन है। ऑनेस्टली, जिया खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं थी। बस इतना जानती थी कि सेदोजान बहुत स्ट्रांग ह्यूमन है। वेल, उसे सिर्फ स्ट्रांग कहना बहुत कम कहना है। कुछ ही हीरोज हैं जो वो कर सकते हैं जो दोजान ने अभी किया। एक ब्लो में कॉकेट्रीज को मारना कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है। हुआन ने इस अचीवमेंट को थोड़ा डाउन प्ले किया उसकी सिस्टर का जिक्र करके। वह औरत उस एलीट लिस्ट के आउटस्टैंडिंग हीरोज में आती है। फिर भी इंजू बस इस बात को भूल नहीं पा रही कि उनके बीच एक हिडन पावर हाउस है। उसने पूरा सीक्वेंस देखा और पूरे समय इन ऑ रही। हुआन ने उस यंग आदमी की मॉन्स्ट्रस पावर और डिसाइसिवनेस को नोट किया। उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने अचानक प्लान्स बदलकर इंजू की तरफ देखा। फिलहाल वह दोजान के साथ सेंटर जाना चाहती है, बाकी ग्रुप को आउटस्कर्ट्स में छोड़कर। जुयन केयरफुली उस यंग आदमी के पास गई, एक्सपर्टली कॉकेट्रीज के कॉप्स को लूट के लिए कार्व करती हुई। बात करने से पहले उसने प्रीएम्प्टिवली कहा कि वह लूट उन लोगों के साथ शेयर नहीं करेगी जिन्होंने किल में कंट्रीब्यूट नहीं किया। थैंकफुली जियान ऐसे नहीं है जो सिर्फ कुछ मैजिक क्रिस्टल्स के लिए आई करे। वह बस यह प्रपोज करने आई थी कि वे गेट के अंदर थोड़ा और जाए, कहीं और जाए जो उसके करंट एबिलिटीज के लिए चैलेंजिंग और फिटिंग हो। स्माइल के साथ उसने रेडिली हंटिंग और लूट के इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। जूयन को इस गेट का लेआउट बहुत अच्छा पता है, इसलिए वह लीड लेगी। डोजन को बस क्लोजली फॉलो करना है ताकि वह लॉस्ट न हो। बिना वार्निंग वह डिस्टेंस में तेजी से भागी। उसकी स्पीड से सोनिक बूम हुआ। डोजन काल्मली वॉच्ड कि उसकी फिगर हॉराइजन में वैनिश हो गई। बैग को अपनी बैक पर स्लिंग करने के बाद उसने रनिंग पोज लिया, मसल्स में एनर्जी स्टोर करते हुए। एक इंस्टेंट फर्स्ट स्टेप में उसने किक मारा जो ऑलमोस्ट क्लियो गिल्ड के हीरोज को ब्लो कर देता। इंजू ने सोचा कि अगर ज्वान बुलेट है तो वह आदमी लाइट की तरह मूव करता है। दोनों पावर हाउसेस के पीछे छोड़कर बाकी मिसलेनियस हीरोज अपने गिल्ड लीडर की तरफ देख रहे थे नई प्लान के लिए। ऑब्वियसली उनके पीछे चलना अटर इम्पॉसिबल है। आज उन्हें एक्सेप्ट करना होगा कि वे सिर्फ साइड किक्स और स्मॉल फ्राइज हैं। फिर भी यह गेट डिसेंट है और आउटस्कर्ट्स में हंटिंग के लिए काफी मॉन्स्टर्स हैं। आउटसाइड वर्ल्ड में नॉर्मल लोग उन्हें पावरफुल ए रैंक हीरोज के रूप में प्रेज करते हैं, लेकिन रियल एस रैंकर के सामने वे मेंशन करने लायक भी नहीं हैं। जुयन और वह आदमी क्लियोम गिल्ड की पूरी फोर्स से लीग्स ऊपर हैं। बात करते हुए उनके रेस की, वह जंगल में तेजी से आगे बढ़ रही है। बिना ज्यादा एफर्ट के ब्रेकनेक स्पीड मेंटेन करते हुए जुयन अपने फ्लैंक को चेक करती रही कि डोजन कहीं दिखे। कोई साइन न देखने पर उसने सोचने लगी कि शायद इनिशियल रन में उसने ओवरडन किया। स्लो करने की सोचते समय डोजन अचानक उसके साइड में अपीयर्ड और पूछा कि क्या थोड़ी और तेजी से जा सकते हैं। जुयन का कंसंट्रेशन टूट गया और वह ऑलमोस्ट ट्रिप कर गई। उसने ऐसा पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। कोई उसके साथ रेसिंग में कीप अप कर सकता है। स्पीड के मामले में वह नेशन में टॉप 2 में है, लेकिन ये लिस्ट अपडेट होनी चाहिए क्योंकि डोजन उसे डस्ट खिला रहा है। कुछ मोमेंट्स बाद उसने स्टॉप किया और टीज किया कि वह स्लोअर है, जबकि वह क्लियरली अपनी स्पीड फ्लेक्स कर रही थी। एस रैंकर ने ब्रेथ कैच की। डोजन ने होराइजन पर व्यू देखा। उनके सामने एक मैसिव माउंटेन रेंज था जो हेवंस को छू रहा था। पूछा कि उस रॉकी रेंज में क्या छिपा है। जैन का एक्सप्रेशन सॉलेम हो गया। वह जगह थ्रिफ्ट के बॉस मॉन्स्टर कैसीरियन का लेयर है। कैसीरियन एक जायंट 20 मीटर मॉन्स्टर है जो ड्रैकोनियन वाइवर्न जैसा दिखता है। वान को उस बीस्ट को सब्जुगेट करने का आइडिया एंटरटेन करना भी पसंद नहीं है। आमतौर पर ऐसे मॉन्स्टर के खिलाफ खड़े होने के लिए कम से कम 3 कॉम्बैट ओरिएंटेड एस रैंक हीरोज चाहिए। डोजन को कैसीरियन के बारे में एक बात पता है कि वह इमेजिनरी ग्रेड मैजिक क्रिस्टल ड्रॉप कर सकता है जो हाईएस्ट ग्रेड के ठीक नीचे का ट्रेजर है। इतनी एंटाइसिंग रिवॉर्ड मिलने वाली है, इसलिए वह इसे हाथ से जाने नहीं देगा। ऑब्वियसली जियोन ऐसे रेकलेस आइडिया के अपोज्ड है। वेल, से डोजन उस ड्रैकोनिक बास्टर्ड से लड़ रहा है, चाहे जुयन साथ हो या नहीं। जुयन ने देखा कि वह फियरलेसली तेजी से बढ़ रहा है, माउंटेन्स पर चढ़ने और बीस्ट को मारने की कोशिश में। उसे लगा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, बस उसे उसके पीछे इंसैनिटी में फॉलो करना होगा। कुछ ग्रिम उस ड्यूओ का इंतजार करता है बॉस मॉन्स्टर के लेयर में, और उनमें कॉन्फिडेंस भरपूर है कि वह बीस्ट को हरा देंगे जो इजीली 3 एस रैंक हीरोज को भी ट्रबल देता है। यह जियान को अंदर तक हिला देता है।
और शॉकिंग बात जानना चाहोगे? जब वह साइट पर पहुंचती है, वह वही क्रीचर कैसिरियन अपने पैरों के नीचे डेड पाती है। फाइट ऑलरेडी ओवर है और उसे बिल्कुल पता नहीं कि क्या हुआ। हमारा लड़का कैजुअली क्रीचर के कॉर्प्स से नाइफ निकालता है, उसे शब्दहीन छोड़ते हुए। जूयन उसकी शॉक रिफ्लेक्ट करती है। जो क्रीचर उसने अभी मारा है वह कोई ऑर्डिनरी बॉस मॉन्स्टर नहीं है। इसलिए वह बात करती है प्रोमिनेंट हीरो पार्क हेल के बारे में, जिसने कैसिरियंस जैसी मॉन्स्टर्स हंट करने के लिए रेप्यूटेशन बनाई। खुद एस रैंक होने के बावजूद जब उसने पहली बार कैसेरियन हंट करने गया तो उसने 30 ए रैंक हीरोज के साथ कॉजियस प्लान बनाया। फिर भी सारी प्रिकॉशंस के बावजूद ए रैंक हीरोज सर्वाइव नहीं कर पाए और स्लॉटर हो गए। पार्क हेल ही अकेला सर्वाइवर था जो बॉस फाइट के अंत तक अपनी लाइफ एज पर क्लिंग कर पाया। उस समय से उसने डिसाइड किया कि वह मॉन्स्टर से रीमैच करेगा। इस बार वह एक और एस रैंक और 100 ए रैंक हीरोज के साथ गया। प्रैक्टिकली स्मॉल आर्मी थी। फाइट ब्रूटल था। हीरोज ने क्रीचर के विंग्स पियर्स करने और उसके फ्लाइट को निगेट करने पर फोकस किया। उस समय का कैसिरियन हीरोज के बराज से ओवरवेल्म्ड हो गया। ये वही 100 मैन वर्सेस एक गोरिल्ला डिबेट याद दिलाता है। कैसिरियन फाइट का आउटकम भी वही था, वह डिफीटेड हो गया। इसके बावजूद उस बैटल से सिर्फ हैंडफुल ऑफ हीरोज बच पाए। बाकी बीस्ट की रात से स्लॉटर हो गए। डैमेज इतना प्रोमिनेंट था कि हेल की गिल्ड स्वीट लाइफ 3 साल बाद भी रिकवर नहीं कर पाई। और फिर ये एवरेज दिखने वाला जो उसी कैशन मॉन्स्टर को बिना ट्रबल के हरा देता है। मजेदार बात यह है कि उसके कांस्टेंट ग्लेयरिंग के साथ वह उसे याद दिलाता है कि वह इन प्रेशियस जेम्स में से कोई भी नहीं पाएगी अगर सिर्फ एयर से लड़ती रहे। यह रिमार्क उसे इरिटेट कर सकता है, लेकिन जूयन ज्यादा फोकस्ड है उस आदमी की रिडिकुलसनेस पर। अगर वह बैटल विटनेस नहीं करती तो वह कभी ऐसा कंक्लूजन नहीं मानती। वही टेरिफाइंग कैसिरियन एक आदमी की सिंगल स्ट्राइक में डाउन और ओब्लिटरेट हो गया। दोजान ने सक्सेसफुली क्रीचर के बॉडी से ऑसम लुकिंग मैजिक स्टोन हार्वेस्ट किया। वह उसे देखता है और कहता है कि अब उसे एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है। आगे से वह अकेले ठीक है। वह बाकी वैल्यूबल्स जैसे क्लॉज और टीथ लेने से भी इनकार करता है। उन पर लिटिल या नो रिगार्ड दिखाते हुए वह प्लेनली उसे रिजेक्ट करता है, एस रैंकर को लाइफ भर के लिए स्टंड छोड़ते हुए। इसके बजाय वह अपने एनर्जी मॉन्स्टर क्रिस्टल्स कलेक्ट करने पर फोकस करता है। वह इतना भी करता है कि जूयन इन वैल्यूबल्स अपने पास रख सकती है, पेमेंट के रूप में। जूयन क्रीचर को थोड़ी देर देखती है और कंक्लूड करती है कि उसे बीस्ट से भी कुछ नहीं चाहिए। अब इवनिंग है और बाकी ग्रुप शॉक्ड है कि एक आदमी ने 3 बैग्स फुल मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर लिए। ये अनबिलीवेबल साइट है। यहां तक कि कॉम्पिटेंट ए रैंकर्स के लिए भी इतने स्टोन्स पाने में मिनिमम 20 घंटे और इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी के हिसाब से 3 से अधिक दिन लगते। यह आदमी की आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा करता है। वे सब जूयन को देख रहे हैं, जिसने उसे पहली बार साथ लाया था, और फिर भी वह उनके जितनी ही कंफ्यूज्ड लग रही है। जूयन के अपने वर्ड्स के हिसाब से ए रैंक गिल्ड मास्टर समझ नहीं पा रहा कि डोजन बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट के कैसिरियन को कैसे हरा पाया। इस अकॉम्प्लिशमेंट से ही वह कोरिया के हीरो रैंक्स में टॉप पर खड़ा है, अपनी शक्ति में अनुपम। उन्होंने बस कहा, हमारा लड़का अलग तरह से बना है। ए रैंकर तक सोचता है कि वह अपने लेवल में पूरे वर्ल्ड में स्ट्रांगेस्ट हो सकता है। ये जूयन को भी अमेज करता है। स्पीकिंग ऑफ द गाय, एक एग्जॉस्टेड डोजन ज्यादा बैग्स लेकर वापस आता है। सिर्फ एक दिन की हंटिंग में उसने ऑलरेडी इतना स्टफ कलेक्ट कर लिया। इस पॉइंट पर ग्रुप सोच रहा है कि अगर उन्होंने इसे आउटसाइड वर्ल्ड में रिपोर्ट किया तो कोई भी उन्हें बिलीव नहीं करेगा। डोजन की गॉड लाइक पावर इंसैनिटी की डेफिनेशन है एक्सेप्ट करने के लिए। स्पीकिंग ऑफ विच, उन्हें एक्सप्लिसिटली कहा गया कि आज जो हुआ उसका कोई वर्ड भी आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं बताना है और इसे उन्हें अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना होगा। गॉर्जियस एस रैंकर हमारे लड़के के पास आती है और कई बातें करती हैं। डिस्टेंस से ऐसा लगता है कि वे कपल हैं और फ्लर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ उनके ग्रुपमेट्स की नज़र में ऐसा है। शायद वे खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह शिप की शुरुआत है। वे यह भी सोचते हैं कि वही अकेला लड़का है जो जूयन के लिए प्रॉपर फिट लगता है, खासकर उनकी मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ को देखते हुए। फनी बात यह है कि ए रैंक गिल्ड मास्टर जल्दी ही समझ जाती है कि ये लोग परफेक्ट कपल नहीं हैं जैसा उसने सोचा था, बल्कि उनके चेहरे की लुक से ऐसा लगता है कि वे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। वह विश्वास नहीं कर सकती कि दुनिया में कोई ऐसा लड़का है जो जूयन से भी बोल सकता है। शॉकिंगली,
दोजन उसे एक बैग देता है और क्वाइटली बिना कुछ कहे चला जाता है। यह गिल्ड मास्टर को और ज्यादा एस्टॉनिश करता है। बैकपैक्स और उनके कंटेंट्स के बारे में जेन अपने वर्ड्स कहती है। पता चलता है कि डोजान इस बात से डरता है कि अगर आउटसाइड वर्ल्ड को पता चला कि उसने कसीरियन मारा तो वह ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन जाएगा। यह उसके लिए क्लियर इश्यू है, इसलिए वह रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके शोल्डर्स पर छोड़ देता है। उसका डिसीजन सुनकर दोनों शब्दहीन रह जाते हैं। आयरनी यह है कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सच हो जाता है और जूयन में क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि इस मिस्टीरियस यंग मैन के बारे में और एक्सप्लोर करे। लड़की बेसिकली प्यार में है। डिफरेंट लोकेशन पर हम फेमस एस रैंकर हेल के बारे में और एक्सप्लोर करते हैं। वह अपने पंचिंग बैग पर बीस्ट मोड में है। उसका असिस्टेंट उसकी ट्रेनिंग को देखकर इन ऑ है क्योंकि लगता है कि वह रेज में बर्स्टिंग आउट है। जैसा पहले कहा गया, वह स्वीट लाइफ का गिल्ड मास्टर है। असिस्टेंट उसे काम डाउन करने में मदद करता है, यह याद दिलाते हुए कि थोड़ी एंड्योरेंस उसे मुश्किल समय में आगे ले जाएगी। गिल्ड मास्टर एस्टर भी इस आइडिया से अग्री करता है, बिलीविंग कि जो उसे अंडर एस्टिमेट करेंगे वे इवेंचुअली उसकी रात का सामना करेंगे। जल्दी ही ऐसा समय आएगा जब हर कोई उसकी शक्ति को सबसे पावरफुल गिल्ड मास्टर के रूप में एडमायर करेगा। उसका असिस्टेंट हायोल की कसीरियन हंट स्ट्रीक का जिक्र करता है, जो उसे दूसरों से अलग बनाता है, और कहता है कि उसका नाम हिस्ट्री बुक्स में हीरो के रूप में दर्ज होगा, जिसने कैसीरियन को स्मॉलेस्ट स्क्वाड के साथ डिफीट किया। फनी बात यह है कि यह टाइटल डोजन से कोई भी कभी नहीं छीन पाएगा जब तक स्टीवन हॉकिंग कब्र से बाहर नहीं आता और मिरेकल नहीं करता। गिल्ड मास्टर अपने इंथुजियाज्म को असिस्टेंट के साथ शेयर करता है और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लगातार बात करता है। साथ ही उनकी गिल्ड को मेजर लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं 3 साल पहले की तुलना में, और फिर भी जो चीज उसे स्माइल देती है वह यह है कि वह ही अकेला है जो कसीरियन को सबसे बेहतर हरा सकता है। यह बात उसके एक आंख वाले सेवक ने भी कंफर्म की। उच्च दर्जे के हीरो की बात करते हुए सीन कंग योंगपो के ऑफिस में स्विच होती है। वह अभी डोजान के इवेंटफुल इवनिंग की रिपोर्ट पढ़ रहा है, जिसमें चाओल वू और उसने कैसे योंगपो के कजन को अनाहिलेट किया। हालांकि ची वू इंटेंशन था कि वह लड़के को गेट के अंदर लॉक करे और हमेशा के लिए ट्रैप करे, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट हुआ और अवेकनिंग हुआ। क्लाइंट जिसने उन्हें डोजन को हटाने का टास्क दिया है, वह वास्तव में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंग हीजू है, जो कोरिया के वेल्थिएस्ट लोगों में टॉप पर है। योंगपो के सामने किसी व्यक्ति को टारगेट करना उसकी समझ में नहीं आता, तब तक जब तक उसे पता चलता है कि डोजन वास्तव में उसका स्टेप्सॉन है। जब डोजन को 7 साल की उम्र में उनके परिवार में वेलकम किया गया, जैसे ही हीजू का बायोलॉजिकल चाइल्ड आया, डोजन को परिवार से बाहर कर दिया गया। यह फैक्ट योंगपो को अम्यूज्ड करता है क्योंकि वह कहता है कि वेल्थ होना भी बाहर निकाले जाने से बचा नहीं सकता। हिट के पेमेंट की बात करते हुए वह जानता है कि उन्हें 3 अरब के लिए जॉब दी जा रही है, जो उसके सामने बहुत छोटी राशि है। और फिर चीवू की स्थिति है, जो डोजान से बैटल के दौरान अपनी लाइफ के एज पर आ गया, न्यूमरस बर्न्स और ब्रूजेस झेलते हुए। और भी बुरी बात यह है कि उसने अपनी साइट पूरी तरह खो दी और लाइफ लॉन्ग बन गया। ये सभी डोजान की रूथलेसनेस को और बढ़ाता है, यहां तक कि एक आदमी जैसे योंगपो भी उसके एक्शंस को एक्नॉलेज करना पड़ता है। फिर भी योंगपो को यह सोचकर डिलाइट होता है कि उसने उसके लिम्स भी चॉप कर दिए होते, साथ ही स्कल स्मैश किया होता। पहली नजर में आप सोच रहे होंगे कि वह अपने कजन से बेटर है, लेकिन अब साफ है कि वह और भी वर्स क्यों है। जब उनकी बैटल की सीन डिस्कस होती है तो यह भी मेंशन होता है कि हुआन वहां भी थी और अलेजिडली किसी तरह डोजन की मदद की। यह उसे सरप्राइज करता है और वह सिचुएशन के बारे में और प्रोब करता है। वह समझ नहीं पाता कि डोजन में क्या स्पेशल है। अनफॉर्चुनेटली उसके असिस्टेंट को भी डोजन और हुआन की मीटिंग के बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं पता, क्योंकि केस क्वाइटली शट डाउन कर दिया गया था। गुस्से में योंगपो अपने सर्वेंट को पकड़ता है और उसे रोर करता है कि वह जो कुछ कर सके रिलेशनशिप की स्थिति अनकवर करने के लिए करे। असिस्टेंट उसके रिएक्शन से कंप्लीटली डेवस्टेटेड तुरंत इन्वेस्टिगेट करने के लिए भाग जाता है। योंगपो टेम्पर टैंट्रम में रह जाता है, चीजें स्मैश करते हुए, ये सोचते हुए कि हीजू के लोग उसके पास आएंगे ताकि वह जॉब पूरा करे जो उसके कजन फेल कर गया। फिर भी वह उस जॉब को लेने के लिए हैप्पी है। आखिरकार वह एक अमीर औरत है, एंड्रयू टेट के स्तर की पैसे वाली।
तो लालची घिनौनी बट्टा के लिए यह कोई मुद्दा नहीं है। अब सीन हमारे लड़के के साथ है, जो रेड के बाद घर लौट रहा है। आज के एक्सपीरियंस से वह ज्यादा खुश है कि उसने अपना समय रिफ्ट में बिताया, गेट में प्रॉपर हंटिंग के बजाय। यह चीजें कॉम्प्लिकेट भी करता है, क्योंकि उसे जूयन के साथ लंबा रिलेशनशिप बनाना पड़ सकता है ताकि वह लो रहे। उनके कॉन्वर्सेशन को याद करते हुए उसने साफ कहा कि लोग उसकी तरफ वैरी होंगे और पूछताछ करेंगे कि जिसने कैसिरियन मारा वह कौन था। उन्हें रिवील करना मतलब बहुत ट्रबल इनवाइट करना। इसीलिए अभी के लिए उसका प्लान वैल्यूएबल स्टोर करना था, और अगर वह फेमस बनना चाहता है तो वह उनकी एग्जिस्टेंस दुनिया के सामने रिवील कर सकती है। जवाब में ब्रो ने बैग उसे दे दिया ताकि वह सभी गुड स्टफ रख सके। इसका मतलब यह भी है कि उसे खुद ही मेथड खोजनी पड़ेगी रिफ्ट जोन्स में जाने की, क्योंकि जूयन पर रिलाई करना उसके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा। फिर भी आज रात की नींद अच्छी होगी, क्योंकि वह लग्जूरियस हाउस में रेस्ट करेगा जिसे चंग ने उसके लिए अरेंज किया है। लेकिन जैसे ही वह हाउस में कदम रखता है वह कई शूज देखकर अलार्म्ड हो जाता है। इसका मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स आए हैं। रूम में एंटर करते ही वह कई सूटेड मैन और उनके बॉस को अपनी लव्ड वंस के साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए दिखता है। वह आदमी जुजुत्सु काइज़ेन के नामी का डिप्रेस्ड वर्जन लगता है और ईगल की तरह दोजन को देख रहा है। यूनयोंग खुशी से अपने भाई का स्वागत करने रश करता है, जबकि दोजन पूरी सिचुएशन से बैफल्ड है। प्रोसिक्यूटर पार्क चाओलियोंग अपनी आइडेंटिटी लाउड और क्लियर बताता है और डोजून और चेंगसो के बीच कनेक्शन पॉइंट करता है। उस लड़के के साथ रिलेशनशिप के कारण दोजन को इमीडिएट इमरजेंसी अरेस्ट में प्लेस किया जाता है, करप्ट सीईओ वाले HCS कैपिटल द्वारा रन किए जाने वाले मनी लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेने के आरोप में।